हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि अपना जो क्रैश कोर्स चल रहा था विश्वास नाम बैच से, तो उसकी अपना जो आज का लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर अपना 5 है। जो जेनेटिक्स जो चैप्टर था उसका लास्ट लेक्चर यहाँ पर होने वाला है। लेकिन ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर है अपने जितने भी सीयूटी के स्टूडेंट है उनके लिए। ठीक है, उसी साथ में जो भी आरयूएचएस की स्टूडेंट है या कोई एम्स के स्टूडेंट भी ये वीडियो देख रहे हो, आईसीआर वाले स्टूडेंट भी वीडियो देख रहे हो, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इस जो चैप्टर है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, इससे कम से कम हर साल 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं सीयूटी के अंदर, और 2 से 3 क्वेश्चन एम्स और एम्स के अंदर भी यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत फेवरेट टॉपिक है एज ए सीयूटी को लेकर के जो भी एग्जामिनर है उनका। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से अपन पढ़ेंगे, थोड़ा इसको हाई अच्छे लेवल में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको गलत नहीं कर पाओ। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्या है, इस जेनेटिक डिसऑर्डर को पढ़ने से पहले अपन कुछ चीजें इसके अंदर और लिंक करेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ने से पहले सर हम किसको पढ़ेंगे, यहाँ पर म्यूटेशन को बात करेंगे। क्योंकि म्यूटेशन को बात इसलिए करेंगे क्योंकि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि सर एक तो सीधी सिंपल बात है कि सर हमारे को जीन लेवल पे या क्रोमोसोम लेवल पर कुछ चेंजेस होता है, किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से, और वो चेंजेस ही हमारी नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर इनहेरिटेंस मतलब नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। मतलब इनहेरिटेंस बोलते हैं जिसको अपन ट्रांसफर को, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझाया था, तो वो प्रोसेस होती है जिसलिए इसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, और उसके साथ में जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्यों है, क्योंकि किसकी वजह से हो रहा है, म्यूटेशन की वजह से। तो अपन म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे कि ये म्यूटेशन की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होता है, किस कौन कौन से ऐसे टाइप है, कौन कौन से अदर टाइप है म्यूटेशन वाले, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, उसी साथ में जेनेटिक डिसऑर्डर के 2 टाइप होते हैं यहाँ पर, उनकी भी यहाँ पर अपन बात करेंगे। जिसके अंदर जो फर्स्ट टाइप होता है वो पढ़ेंगे अपन मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है, सिंपल जो मेंडल के जो इनहेरिटेंस होता है जिसको फॉलो करता है, रूल को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जैसे किसी पेरेंट्स में था, पेरेंट्स से उसकी मतलब डॉटर में गया, किसी मतलब फीमेल में गया, उस फीमेल से उसके किस में गया, बच्चों में गया, तो ये मेंडेलियन पैटर्न होता है। ठीक है, जो आप हम रेगुलर यहाँ पर पढ़ते हैं, तो वो क्या होगा, मेंडेलियन। और दूसरा होता है क्रोमोसोमल लेवल के ऊपर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो 2 डिसऑर्डर अपन पढ़ेंगे, इसकी और डिटेल में अपन बात करेंगे जब मैं आपको यहाँ पर स्लाइड के ऊपर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसलिए क्योंकि मोर देन 600 जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ट्रीटेबल है। ये मैंने आपको एक डाटा दिया है कि कितने ट्रीटेबल है, मतलब सर इससे ज्यादा भी जेनेटिक डिसऑर्डर, तो बिल्कुल। आपने यदि बात करें जीन लेवल के ऊपर बात करें, यदि सिंगल जीन के लेवल के ऊपर बात करें, तो उसके अंदर भी कम से कम 50 पीपल्स के अंदर, मतलब यदि 50 मतलब पीपल्स उसके अंदर कम से कम एक पीपल्स उसके अंदर इफेक्टेड मिलता है, किससे, सिंगल जीन से। एक डाटा अपने को देखा गया है करंट टाइम में। उसी के साथ में 263 में 263 के पीपल के अंदर कम से कम एक पीपल किससे इफेक्टेड रहता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से यहाँ पर इफेक्टेड रहता है। तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि कितनी क्रोमोसोमल डिजीज यहाँ पर मतलब जेनेटिकल डिसऑर्डर यहाँ पर हो सकते हैं, जिसके अंदर कितने जो मतलब अपने पास में मोर देन 600 जो जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका हम ट्रीटमेंट यहाँ पर पॉसिबल यहाँ पर है। ठीक है, तो इसलिए अपने को जेनेटिक डिसऑर्डर है जो अपने कंपटीशन, अपने अपने मतलब अपने जो एग्जाम के साथ साथ में अपने को अपने डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर बनता है, लेक्चर यहाँ पर बनता है, तो उसको अपने को अच्छे से यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है, क्रोमोसोम के लेवल पे अपन पढ़ रहे हैं, तो क्रोमोसोम के लेवल पे पढ़ रहे हैं तो क्रोमोसोम को भी जानना जरूरी है ना कि सर क्रोमोसोम में होता क्या है। तो सिंपली अपन जब क्रोमोसोम की बात करते हैं, जैसे अपन ह्यूमन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ह्यूमन जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जितने भी डिसऑर्डर की बात कर रहे हो किससे रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है, तो हम क्रोमोसोम की भी बात किसकी करेंगे, ह्यूमन के अंदर। तो ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम आपको सभी को पता है कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, इन 46 क्रोमोसोम के अंदर अपन पेयर की बात करें तो कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं। ठीक है, इतना सभी स्टूडेंट को पता है कि सर 23 पेयर यहाँ पर होते हैं। अब इस 23 पेयर के अंदर भी मैं बात करूं तो 2 टाइप के अपने पास में क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि अपन क्या है, ह्यूमन है, तो अपने अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करता है, अपने पास में अलग से सर 2 क्रोमोसोम का पेयर होता है, एक्स और वाई वाला। ये जो क्रोमोसोम पेयर होता है सर, ये हमारे अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन करने का काम यहाँ पर करता है। तो इसके अंदर 2 टाइप के हम सेक्स वाले जो क्रोमोसोम है, जो सेक्स डिटर्मिनेंट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, सेक्स क्रोमोसोम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो ये एक पेयर होगा। ठीक है, जिसके अंदर मेल के अंदर बात करें, मेल के अंदर क्या हो जाएगा अपने पास में यहाँ पर एक्स और वाई।
ठीक है। उसी के साथ में फीमेल के अंदर यहाँ पर बात करें तो फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा, XX होगा, नहीं होगा? सभी तो सभी को आइडिया होगा, नहीं आइडिया है तो मैं आपको बता दिया हूँ कि सेक्स क्रोमोसोम होंगे, ये एक एक पेयर में होंगे, ठीक है, मेल और फीमेल के अंदर। उसके बाद में बच गए अब 22 पेयर। कितने बच गए? 22 पेयर। ये जो 22 पेयर होते हैं इनको अपन बोलते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम। ऑटोसोमल क्रोमोसोम के नाम से इनको अपन जानते हैं, ठीक है। दो टाइप के क्रोमोसोम हो गए, तो सीधी सी बात है सर, जब क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है सर, जीन होता है। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, जीन, मतलब डीएनए होगा, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। और ये जीन होते हैं ना, यही क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और ये जो प्रोटीन होती है सर, ये प्रोटीन आगे चल के क्या करती है, एक्सप्रेस करती है एज अपने वो करेक्टर, एक्सप्रेस करती है एज ए, इसके अंदर करती है, करेक्टर के अंदर करती है। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, वो आप लोग समझना। मैंने बताया कि हमारे अंदर जो जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं जीन लेवल के ऊपर देखने को मिलते हैं, क्रोमोसोम लेवल के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो हमें क्रोमोसोम को समझना जरूरी है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, क्रोमोसोम के अंदर भी अपने पास में दो मैंने पार्ट डिवाइड कर दिया। एक होता है सर ऑटोसोमल क्रोमोसोम, जिसको अपन डिनोट भी यदि करें तो इसको अपन ए से डिनोट करते हैं। एक पेयर होगा तो इसको ए से डिनोट करेंगे, इसलिए अपन जो अपनी जो कैरियोटाइप लिखते हैं, कैरियोटाइप अपन डायरेक्ट लिखते हैं, तो इसलिए आपको ये देखने को मिलेगा जहां पर 2A प्लस XX या फिर XY। यदि फीमेल होगा तो XX और XY, मतलब 2A क्या डिसाइड कर रहा है यहाँ पर, ए क्या बता रहा है यहाँ पर, 22 पेयर मेरे पास में बता रहा है, मतलब एक पेयर को डिसाइड कर रहा है। तो 22 को दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 पेयर मेरे पास में क्या है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, मतलब सॉरी 44 हो गए, 44 दो मेरे पास में क्या आएंगे, XX क्रोमोसोम। तो ये अपना कैरियोटाइप दिखाने का पैटर्न होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब सब जब आपने बोल दिया कि जीन लेवल पे मेरे पास में क्या होता है, कुछ चेंजेस होता है, म्यूटेशन होता है। और ये म्यूटेशन होने के बाद जो म्यूटेंट वाला जीन था, ये म्यूटेंट वाला जीन मेरे पास में नेक्स्ट जनरेशन के पास में गया सर। और जैसे नेक्स्ट जनरेशन के पास में जाएगा तो पहले जो जनरेशन में प्रोटीन बना था, जो ओरिजिनल जीन से प्रोटीन बन रही थी, उससे अलग प्रोटीन बनेगी ना, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था सेकंड लेक्चर के अंदर, जब आप मैंने बताया था डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील वाला कंसेप्ट बताया था, उस टाइम मैंने बताया था इसके बारे में भी। क्योंकि जब म्यूटेशन होता है जीन के अंदर, तो जो म्यूटेट जीन है वो कुछ अलग फंक्शन करेगी, अलग प्रोटीन बनाएगी, और अलग प्रोटीन बनाएगी या प्रोटीन नहीं बनाएगी, ठीक है। नहीं बनाएगी तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो प्रोटीन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहा था, वो फंक्शन यहाँ पर रुक जाएगा। जब वो फंक्शन रुकेगा तो अपनी बॉडी के अंदर कुछ भी क्यों भी एबनॉर्मलिटी होगी, और एबनॉर्मलिटी को अपन क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं, डिजीज यहाँ पर नाम अपन देते हैं। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है सर। अब ये जो जैसे प्रोटीन थी, ये प्रोटीन ही क्या करती है, एक्सप्रेस करती है एज ए कैरेक्टर। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर अपन क्या है, मतलब डिप्लॉयड है, 2N है, तो हमारे अंदर सर एक जीन के दो एलील हमें देखने को मिलते हैं, जिस भी कैरेक्टर के यदि और एक से ज्यादा अपने पास में अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो जैसे अपन बात की थी हाइट के, टोल या डवार्फ, तो अल्टरनेटिव फॉर्म थे ना, तो ऐसे ही हमारे अंदर भी अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। इसलिए जो अपने पास में क्या है, कैरेक्टर है, ये किसके फॉर्म में अपने को रिप्रेजेंट होता है, ट्रेड के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको जो समझा रहा हूँ, तो क्या समझा रहा हूँ, ऑटोसोमल ट्रेड्स के बारे में, उसी के साथ में क्या बता रहा हूँ कि सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जो ट्रेट हैं उनके बारे में। तो सीधी से आप इससे लिंक कर लोगे कि बात किसकी चल रही है, कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम की। यदि ऑटोसोमल क्रोमोसोम के अंदर कोई जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहा हो, तो वो किसके अंदर जाएगा, ऑटोसोमल ट्रेट्स के अंदर जाएगा, जो कितने प्रेजेंट हमारे अंदर 22 ऑटोसोम पेयर्स यहाँ पर अपने पास में प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ में बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। क्योंकि जैसा कि अपन मेंडल का जो अपन थ्योरी पढ़े थे, लॉ पढ़े थे, तो वहां पर अपन बात किए थे कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। तो सेम पैटर्न में जब अपने पास में पेयर की फॉर्म में ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, तो सर उसके अंदर जो जीन है एलील फॉर्म में होते हैं, और एलील फॉर्म में जब जीन होते हैं तो उसके अंदर सर डोमिनेंट एलील और आपने रिसेसिव एलील बताया था, और उन्हीं को अपन क्या बोल रहे थे, डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट एलील के नाम से बोल रहे थे। तो सर हो सकता है डोमिनेंट जो जीन था, डोमिनेंट एलील के अंदर म्यूटेशन हुआ, तो हम क्या बोलेंगे उसको, ऑटोसोमल डोमिनेंट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था वहां पर कि एक भी यदि डोमिनेंट एलील आता है तो वो अपना इफेक्ट डोमिनेंट, लो ऑफ डोमिनेंट के हिसाब से अपना इफेक्ट प्रॉपर दिखाएगा। तो जब अपन ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करेंगे, तो वहां पर जैसे मैंने मान लिया कैपिटल ए है, कैपिटल ए, दोनों एलील हो, या कैपिटल ए है मेरे पास में, स्मॉल ए है, तो ये जो कंडीशन अपने को दिखाई देगी, ये कंडीशन क्या आ गई, ऑटोसोमल डोमिनेंट। और ये जो डोमिनेंट वाला अपने को जो जीनोटाइपिक दिख रहा है, इस जीनोटाइप के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, डिजीज देखने को यहाँ पर मिलेगी। ये जो चीजें आपको पूरा समझा रहा हूँ ना, ये सब चीजें बाद में लिंक होंगी जब आपको डिजीज पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आप ऐसे मत करना कि सर ये कहाँ से यहाँ पर आ गई। तो अच्छे से देखना है, डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि सर हमें तो पिक पॉइंट बातें बता दो, थोड़ा रिलेट करो ताकि अच्छा क्वेश्चन बने, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से उसको सोल्व कर सको।
ठीक है। उसी हिसाब से इस रिसेसिव की बात करें तो ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब सर जब जीन रिसेसिव कंडीशन में यहाँ पर होगा तो वो क्या करेगा, डिजीज कोज यहाँ पर करेगा। और ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या हो जाएगा सर, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो जब हमारे पास में यदि एक एलील एक्सप्रेस करेगा कैपिटल ए या स्मॉल ए, तो वो क्या करेगा, डिजीज कोड करेगा, जिसको हम ऑटोसोमल डोमिनेंट की कंडीशन में डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल की बात करें, मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, तो मायोटोनिक डायस्ट्रोफी जो है ये किसमें आता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर। और जितने भी अपने पास में बहुत सारे जितने भी एनसीईआरटी की बात की, जितने एग्जांपल दी हुई जिनके बारे में अपन बात भी करेंगे, वो सब आएंगे ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर। जिस भी स्टूडेंट को यदि आइडिया नहीं लगता है, किसी एग्जाम में सर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग ऑटोसोमल रिसेसिव डाल के आ जाना, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाए, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम किससे पूछे जा रहे हैं, अपने पास में ऑटोसोमल रिसेसिव से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, मायोटोनिक डायस्ट्रोफी आपको याद रखना है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट का याद आता है। यदि ये नहीं है तो आपको आंसर में क्या करके आना है, ऑटोसोमल रिसेसिव करके आना है। एक आपको ट्रिक मान के चलिए, ये अपना जो एनालिसिस है मेरा एनसीईआरटी जो देखकर मैं आपको एक पैटर्न के हिसाब से बताया, तो वो मान के देख लीजिए आप लोग। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर जैसे सिकल सेल एनीमिया है, उसके बारे में अपने यहाँ पर बात करेंगे, थैलेसेमिया के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारे इसके अंदर डिजीज के अंदर वो फिनाइलकेटोयूरिया के बारे में बात करेंगे। तो ये जो अपनी इंपॉर्टेंट डिजीज है उनका मैं और भी डिस्कस में यहाँ पर अपन बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है सेक्स क्रोमोसोम लिंक, मतलब जो अपने पास में जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स और वाई, उसके ऊपर उनके अंदर के म्यूटेशन की वजह से यदि हमारे अंदर डिसऑर्डर देखने को मिलता है, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, सेक्स क्रोमोसोम लिंक के अंदर, जिसके अंदर अपन बात करेंगे इसके अंदर हीमोफीलिया वगैरह की, उसी साथ में कलर ब्लाइंडनेस वगैरह की बात करें तो वो किसके अंदर जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, जो एक्स जो क्रोमोसोम होते हैं उसके ऊपर यहाँ पर लिंक यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होगा कि जेनेटिक ट्रेड क्या होते हैं, जिसके अंदर अपन ने बात किया दो टाइप के हमारे पास में क्रोमोसोम को लेकर के हमने दो टाइप के क्या देखे, ट्रेड से देखे, ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोमल ट्रेड, जिसके अंदर हमने डोमिनेंट देखा, रिसेसिव देखा। डोमिनेंट एलील के अंदर मैंने बताया कि कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब एक सिंगल भी अभी डोमिनेंट एलील दिख गया मेरे को, वन सिंगल, तो वो क्या करेगा, डिजीज कोज करेगा, म्यूटेशन यदि उसके अंदर हुआ है तो, ठीक है। और यदि रिसेसिव होगा तो स्मॉल ए, और स्मॉल ए की कंडीशन के अंदर मेरे को क्या होगा, डिजीज देखने को यहाँ पर मिलेगा। बाकी यदि कंडीशन मेरे पास में कैपिटल या स्मॉल ए आ गई, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हैज ए कैरियर, मेरे पास में बिहेव करेगा, किसकी कंडीशन में, ऑटोसोमल रिसेसिव की कंडीशन। इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर अपन, ये कुछ अपने सेक्स बेस्ड इनहेरिटेंस होती है कि कौन कौन सी ऐसी इनहेरिटेंस होती है। आप यदि याद करना चाहो तो इसको याद कर लेना, अदरवाइज अपनी एनसीईआरटी में इतना डिटेल में इसके बारे में नहीं दिया गया है, ठीक है। एक बार आप ब्रीफ में इसको पढ़ लेना कि सेक्स लिंक कौन कौन सी चीज, सेक्स लिंक के बारे में तो अपन बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अपन बात करेंगे यहाँ पर क्रिस क्रॉस यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे फादर से डॉक्टर, मतलब क्रिस क्रॉस जो इनहेरिटेंस होती क्या है कि मदर से किस में गया, सन से गया, सन में गया, या फादर से किस में, मदर में, मतलब अपोजिट सेक्स के अंदर जब अपने को डिसऑर्डर ट्रांसफर होते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो आप लोग इतना ही यहाँ पर याद रख लीजिए, यहाँ पे याद रखिए, बाकी कोई याद रखने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। सेक्स लिमिटेड होते हैं, उसी साथ में सेक्स इन्फ्लुएंस, मतलब सेक्स इन्फ्लुएंस की मतलब किसी के अंदर फीमेल और मेल होने से ही उनके अंदर करैक्टर का इन्फ्लुएंस अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे फेमाइन करैक्टर होते हैं, मैस्कुलाइन करैक्टर होते हैं, मतलब जो फीमेल जो कैंडिडेट होते हैं उनके अंदर आपको बॉडी स्ट्रक्चर और हेल्थ तो हार्ट देखने को मिलेगी, जो फीमेल होती है उनके अंदर आपको ब्रेस्ट ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो सेक्स इन्फ्लुएंस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो आप लोग याद रख सकते हो यहाँ पर, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट यहाँ पर हो गया, किससे, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर के अंदर आता है, मतलब सेक्स जिसके अंदर, मतलब जैसे फीमेल होगी तो फीमेल के अंदर ही आपको ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। दूसरी बात है जैसे पार्टनर, जिसके अंदर बाल्डनेस की बात आती है, तो जिसके अंदर डोमिनेंट मेल जो होते हैं, रिसेसिव जो फीमेल के अंदर यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब सेक्स इन्फ्लुएंस डिजीज होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अपने को अलग अलग चीजें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो ये नाम याद रखिए, बाकी इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि म्यूटेशन है क्या चीज, क्योंकि मैंने आपको पहली टाइम में आपको समझा दिया था कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं किसकी वजह से होते हैं, म्यूटेशन की वजह से होते हैं। और जो म्यूटेशन की वजह से हो रहा है तो म्यूटेशन को पढ़ना सर इंपॉर्टेंट है। तो म्यूटेशन एक्चुअली है क्या चीज, कि कोई भी यदि चेंजेज हो रहा हो, सडन चेंजेज हो रहा हो अपने जीन के अंदर, तो जीन के अंदर सडन चेंजेस कैसे कैसे हो सकता है सर, या तो हमारे जो जीन है या क्रोमोसोम है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंज होगा, या उसके नंबर के अंदर कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो तीन टाइप से यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा। तो ये जो सडन इनहेरिटेंस, जो इन मतलब सडन इनहेरिटेबल जो चेंज हो रहा है इन डीएनए
इज नोन एज द म्यूटेशन। तो आपको डेफिनेशन भी बहुत बार पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट है म्यूटेशन की। उसी के साथ में जो टर्म जिसने दिया था वो किसने दिया था, होवर्ड वेरिस जो नामक साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने टर्म्स दी थी। ठीक है, उसी के साथ में उन्होंने ही वर्क किया था, कौन से प्लांट के ऊपर किया था, यहाँ पर ओइनोथेरा लेमार्कियाना। तो ओइनोथेरा लेमार्कियाना जो प्लांट है उसके ऊपर काम किया था, जिसको अपन इवनिंग प्रिमरोज के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद करना है, बहुत बार पूछी भी गई है आपके सीयूटी के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओइनोथेरा मतलब लेमार्कियाना जो है, इसको इवनिंग प्रिमरोज के नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर काम किया गया था म्यूटेशन को लेकर के, किसके द्वारा, होगोडा डेविड के द्वारा। अब जो सडन चेंजेस जो है, सडन चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या है, इनहेरिटेबल है, और इनहेरिटेबल होते हैं किसकी वजह से हो रहे हैं, चेंज होने की वजह से, किसके अंदर, डीएनए के अंदर। और डीएनए अपने किसके अंदर है, क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, ये सबको आपको आइडिया है इस चीज का। ठीक है, तो क्रोमोसोम के अंदर है, तो अपन चेंजेस किसके अंदर होगा, अपनी क्रोमोसोम के अंदर ही चेंजेस होगा ना। तो क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस होगा कि किस किस बेसिस के ऊपर चेंजेस हो रहा है, वो भी अपन यहाँ पर बात करेंगे, जो अपने क्या होगा, टाइप ऑफ म्यूटेशन यहाँ पर होगा। ठीक, लेकिन आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, क्या म्यूटेशन जितने भी अपने पास में जितने भी म्यूटेशन होंगे, क्या सभी अपने पास में ये सर मतलब इनहेरिटेबल होंगे, सभी मतलब होंगे या नहीं होंगे, किस प्रकार से, आप किसी आइडिया है तो बताइए, स्टूडेंट कमेंट्स में बोलिए कि क्या सर जितने भी म्यूटेशन हो गए वो एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाते हैं क्या, कौन से म्यूटेशन जाएंगे सर, कौन से म्यूटेशन नहीं जाएंगे, ये जल्दी बताइए। क्योंकि मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो उस टाइम भी आपको मैंने बताया था कि जो वेरिएशन होते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया था जर्मिनल वेरिएशन, उसके साथ में सोमेटिक वेरिएशन में मैंने आपको दो वर्ड यहाँ पर नाम लिया था। सोमेटिक वेरिएशन जो अपनी सोमेटिक सेल के अंदर होते हैं, लेकिन जो सर इनहेरिटेबल नहीं होते हैं, जबकि जो अपने जर्म सेल के अंदर हो रहे थे वो क्या होते हैं, अपने इनहेरिटेबल यहाँ पर होते हैं। तो सेम वही केस यहाँ पर चलेगा, जितने भी अपने पास में जो जर्म सेल है, उन जर्म सेल के अंदर जो भी अपने पास म्यूटेशन होगा, वो क्या होगा, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या करेगा, ट्रांसफर यहाँ पर करेगा। तो अपने पास में इनहेरिटेबल का टू मीनिंग्स यहाँ पर निकलती है कि फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी और फ्रॉम वन सेल टू डॉटर सेल, दो चीज, मतलब वन सेल टू मतलब डॉटर सेल। जब अपने अंदर अपनी सेल है, बॉडी है, जब आप छोटे से पैदा हुए थे, नन्हे मुन्ने, आज इतनी बड़े हो गए, तो उसके पीछे किसका मेन मतलब रोल है, तो सेल डिवीजन का है। मतलब एक सेल से बहुत सारी सेल का डिवीजन हो रहा है, बहुत सारी सेल्स अपने अंदर बन रही है, तो उस सेल के अंदर यदि कुछ चेंजेस होता है तो अपनी दूसरी डॉटर सेल के अंदर चेंज होता है। तो ये इनहेरिटेबल मतलब सेल टू सेल, और एक जनरेशन के अंदर मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब गैमेट फॉर्मेशन हुआ, जैसे मैं कोई भी पेरेंट है, पेरेंट से गैमेट फॉर्मेशन हुआ, उसकी प्रोजेनिक के अंदर जब इनहेरिटेबल हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, जर्म सेल की वजह से हो रहा है। मतलब जो अपने पास में जो गोनेट्स होते हैं, टेस्टिस एंड ओवेरी के अंदर जो जर्म सेल्स है, जिससे मैं आपको वहां पर बताया भी था, ओवम एंड स्पर्म बनते हैं, किससे बनते थे, जर्म सेल से बनते थे। और ये ही आगे जाकर के नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या करते थे, गैमेट आगे जाकर के फ्यूज होंगे, सीधी सी बात है। तो जर्म सेल से क्या बनेगा, गैमेट बनेगा, ये गैमेट जाकर के क्या बनाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा, और ये जाइगोट फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट का आगे जाकर के डेवलपमेंट होगा। तो जो म्यूटेशन यहाँ पर हो चुका है अपने जर्म सेल के अंदर, वो किसके अंदर चला गया सर, जाइगोट के अंदर चला गया, और जाइगोट से आगे किस में चला जाएगा सर, ये प्रोजेनी में यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल हमारे को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया कि जो सोमेटिक सेल है, सोमेटिक सेल जैसे अपनी स्किन सेल हो गई, लीवर सेल हो गई, तो ये तो क्या होगी, ये इनका तो कोई रोल रहता ही नहीं है ना जब गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट फॉर्मेशन में रोल किसका है, सिर्फ अपने पास में जो गोनेट्स वाली सेल होती है, जर्म सेल होती है, टेस्टिस एंड ओवेरी वाली, उन्हीं से क्या बनता है, गैमेट्स बनता है। और गैमेट्स के अंदर जो भी इनके अंदर, अब जो गोनेट सेल मतलब जहाँ पर जर्म सेल है, इसके अंदर यदि कोई भी थोड़ा बहुत भी कोई जेनेटिकल चेंज होगा तो सीधा गैमेट से होकर किसमें जाएगा, प्रोजेनी में जाएगा। तो हमेशा जर्म सेल के ही म्यूटेशन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होते हैं, यहाँ पर अपने को यहाँ पर ट्रांसफर होते हुए दिखते हैं, जबकि सोमेटिक सेल में अपना ऐसा नहीं होता, क्योंकि सोमेटिक सेल क्या होती है, एक सेल से टू सेल से फोर सेल डिवाइड यहाँ पर होती रहती है। तो यहाँ पर यदि चेंजेस होगा तो अपने अंदर ही चेंजेस देखने को मिलेगा, अपनी जो संतति होगी, अपनी जो बच्चे होंगे, उनके अंदर किसी प्रकार का चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, यदि अपने सोमेटिक सेल में किसी प्रकार का म्यूटेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट आपको दिमाग में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कोई स्टेटमेंट बेस्ड यदि अच्छा क्वेश्चन बनता है तो आएगा, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, मैं पहले आपको बताया। अब जैसा मैंने बताया आपको कि सर क्रोमोसोम के लेवल पे म्यूटेशन हो रहा है, मतलब जीन के लेवल पे म्यूटेशन हो रहा है, तो मैं टाइप ऑफ म्यूटेशन भी किसके बेसिस पे पढ़ूंगा सर, क्रोमोसोम के बेसिस पे। अब हो क्या सकता है सर, या तो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, या तो सर क्रोमोसोम नंबर में ही चेंज हो जाए। जब क्रोमोसोम नंबर में चेंज हो जाएगा तो सीधी सी बात है जीन के नंबर में भी चेंज होगा ना, जीन के अंदर भी चेंजेस होगा, सीधी सी बात है।
उसके बाद में चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, या तो सर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो सकता है, कोई म्यूटेशन ऐसा हुआ हो जिसमें हमें क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज होगी, या फिर चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर। अब डीएनए लेवल पे मतलब हम सर अब क्रोमोसोम के भी अंदर यदि बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए की बात मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, जिसमें आपको डीएनए वगैरह के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। तो इसका जो किस डीएनए स्ट्रक्चर के लेवल पे हो रहा है, तो मतलब किसके ऊपर हो गया, आप डायरेक्ट जीन लेवल पे यहाँ पर हो गया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशन, जो अपने को अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं यहीं पर डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे, अपन म्यूटेशन को एक साथ यहीं पर पढ़ लेंगे। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पॉइंट म्यूटेशन से, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो जीन लेवल पे अपन बात कर रहे हैं किसके अंदर, डीएनए स्ट्रक्चर के लिए, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशन के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं किसको, जब अपने डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर चेंज यहाँ पर हो रहा, ठीक है सर। अब एक मतलब सिंगल को अपन पढ़ लेते हैं। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर क्या कैसे कैसे हो सकता है उसके बारे में बताएंगे, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसी के साथ में चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर मतलब जीन म्यूटेशन के बारे में यहाँ पर बात करें। तो क्रोमोसोम नंबर में सिंपली क्या हो सकता है, आप खुद सोच के देख लीजिए सर, या तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे, दो ही केस हो सकता है ना, तो ही अपन चेंज बोलेंगे ना। ऐसा तो है नहीं सर क्रोमोसोम 46 थे, 46 ही थे, अब उनको तो कुछ आप लोग कुछ बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे, क्योंकि सर सेम है, या तो 46 से 45 हो गया या 46 से 47 हो गया, मतलब सर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम या तो डिक्रीज हो रहा है या क्रोमोसोम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज किसके नंबर के बेसिस पे, इसको दो कैटेगरी के अंदर अपन डिवाइड करते हैं। एक होता है पॉलीप्लोइडी, पोली वर्ड शब्द आपको आ गया, तो पोली का मतलब क्या होता है, मोर देन 2 नंबर्स। जब मोर देन 2 नंबर्स की बात करेंगे तो वहां पर अपन बात करते हैं पॉलीप्लोइडी, मतलब पूरा जीनोम ही चेंज हो गया हो, पूरा जीनोम, पूरा एक क्रोमोसोम का जीनोम का सेट जो होता है, जीनोम क्या होता है, हैप्लोइड नंबर का जो सेट होता है ना, जैसे हमारे अंदर बात करें, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसके दो सेट में बात करूं, मतलब हैप्लोइड है तो उसका एन मतलब डिप्लॉइड है, तो उसके अंदर एन जो होता है हैप्लोइड, तो 23, तो 23 क्रोमोसोम का सेट मिलकर के क्या बनाया, जीनोम बनाया। जब पूरे सेट के अंदर या पूरे जीनोम के अंदर ही चेंजेस हो रहा है, तो मतलब बहुत सारे मोर देन 2 क्रोमोसोम के अंदर भी यहाँ पर अपने पास में चेंजेस देखने को मिल रहा है, मतलब इंक्रीज यहाँ पर अपने पास में हो रहे हैं, तो उसको अपन बोलेंगे पॉलीप्लोइडी लेवल के ऊपर अपने पास में क्या हुआ है सर, चेंजेस हुआ है। एक सिंगल अपन बात कर रहे हैं, एक या दो क्रोमोसोम में कुछ चेंजेस हुआ है, तो उसको बोलते हैं अपने पास में एन्यूप्लोइडी। तो दो टाइप की अपने पास में यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर के ऊपर बेसिस के ऊपर अपन देखेंगे, तो एक हो गई पॉलीप्लोइडी, जिसके अंदर मोर देन कॉपी ऑफ जीनोम चेंज हो रही है। जैसे इसके अंदर अपन कोल्चिसिन आप ट्रीटमेंट आपने 11th क्लास में यहाँ पर पढ़ा होगा कि कोल्चिसिन जो होता है उससे जो केमिकल निकलता है, कोल्चिसिन प्लांट होता है उससे केमिकल निकलता है कोल्चिसिन, उसको क्या करते हैं अपन यदि यूज करते हैं, तो ये क्या करते हैं, माइटोसिस के टाइम स्पिंडल जो फाइबर फॉर्मेशन होते हैं, उन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को यहाँ पर रोक देता है, जिससे क्या हो जाते हैं अपने पास में वो क्रोमोसोम होते हैं ना, डॉटर सेल में जाएंगे तो पूरे जीनोम के फॉर्म में चले जाते हैं, पूरा जीनोम सेट ऐसे के चला जाता है, डिवाइड नहीं हो पाते, वो अपने पोलर के पास में नहीं जा पाते हैं। इसलिए अपन किस केस में देखते हैं यहाँ पर पॉलीप्लोइडी अपने पास में, जब अपने पास में क्या है कोल्चिसिन का ट्रीटमेंट या आर्टिफिशियल यहाँ पर होता है, नेचुरली यहाँ पर देखा जाता है वीट के अंदर, जो अपने को इतना डिटेल में अपने को यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब जो यहाँ पर एन्यूप्लोइडी थी, एन्यूप्लोइडी मैंने आपको क्या बताया, या तो क्या होगा सर, एक प्लस होगा या क्या होगा, एक माइनस होगा, या एक से दो के बीच में अपन बात कर लेते हैं, डिक्रीज या इंक्रीज यहाँ पर होगा, ठीक है। जिसको अपन अलग अलग नाम से यहाँ पर जानेंगे, जो आपको बिल्कुल याद रखना है, ट्राइसोमी करके, मोनोसोमी, या फिर क्या होगा डबल ट्राइसोमी, मतलब जो ट्राइसोमी हुई मतलब उसके में उसको एक और अपने डबल बार कर देंगे तो डबल ट्राइसोमी, सिंपल है। मोनोसोमी होगा तो उसको मोनोसोमी एक बार हुआ, उसको एक डबल बार यदि मोनोसोमी है तो उसको क्या बोल देंगे, डबल मोनोसोमी यहाँ पर बोल देंगे। और डबल मोनोसोमी के किसके अंदर जाते हैं, नॉन डिसजंक्शन के अंदर, या एनाफेज जो फर्स्ट के अंदर, ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। अब इसको अपन अच्छे से समझ लेते हैं। पॉलीप्लोइडी में अंदर मैं बात करूं, पॉलीप्लोइडी को यूप्लोइडी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, मोर देन 2 कॉपी ऑफ जीनोम, आप देख सकते हो यहाँ पर 2n इक्वल टू क्या हो गया, मेरे पास में 6 कॉपी आ गई, जो अपने पास में हेक्साप्लोइड वीट जो आप ग्रो करते हैं वो इसका एक एग्जांपल यहाँ पर होता है, ठीक है, नेचुरली बात करें तो। उसके बाद में किसकी बात करूं मैं, एन्यूप्लोइडी। एन्यूप्लोइडी में ओनली 1 और 2 क्रोमोसोम क्या होंगे, या तो सर इंक्रीज होंगे और या क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। और इंक्रीज और डिक्रीज के लिए जो वर्ड मैंने बताया, क्या बताया आपको, ट्राइसोमी याद रखना है, आप क्या रखोगे याद, ट्राइसोमी। और जो डिक्रीज हो रहा है उसके लिए याद रखोगे मोनोसोमी, क्या कर रहे हो, मोनोसोमी। ट्राई का मतलब आप ऐसे याद रखो, ट्राई का मतलब क्या होता है, मतलब सर ट्रिपल चीज होता है, ट्रिपल मतलब सर इंक्रीज हो रहा है ऐसे, क्योंकि ये वर्ड है ना कंफ्यूजन करते हैं। जबकि मोनोसोमी में क्या हो रहा है सर, कम हो रहा है। एक यदि आपके दिमाग में रहेगा तो उसको अपोजिट कर लोगे, जबकि इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
जैसे ट्राइसोमी है तो वैसे ही इसके अंदर क्या आ जाएगा, डबल ट्राइसोमी, और जैसे मोनोसोमी है तो इसी के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल मोनोसोमी आ जाएगा। वो किसके अंदर डिक्रीज होगा, जब इंक्रीज होगा। अब इसके अंदर भी जो अलग अलग केस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट एक अपना क्वेश्चन बनता है यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी से, वो है अपना डाउन सिंड्रोम के बारे में, जो उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा। यहाँ पर जीनोम की मैं डेफिनेशन लिख रखा हूँ, जो आप देख सकते हो। ह्यूमन के अंदर बात करें तो 23 क्रोमोसोम मिलकर के क्या बनाएंगे, एक जीनोम बनाएंगे। तो अपने अंदर टोटल जीनोम की अपन बात करें तो कितने जीनोम अपने अंदर, 2 जीनोम है, किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। इतना क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को, ठीक है। कि सर म्यूटेशन आपने बताया जब जीन लेवल पे हो रहा है तो सीधी सी बात है सर, क्रोमोसोम किसके अंदर रहते हैं, तो क्रोमोसोम के अंदर ही तो जीन रहते हैं। तो जीन में चेंजेस मतलब क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस, या क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस हो रहा है तो मतलब अपने जीन में चेंजेस हो रहा है। डायरेक्टली कैसे भी अपन बात करो तो बात वैसे ही आएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा सर, क्रोमोसोम को बेसिस मानते हुए हमने क्या किया, म्यूटेशन पढ़ा, जिसके अंदर हमने 3 लेवल के ऊपर म्यूटेशन पढ़ा। एक या तो हमारे क्रोमोसोम के नंबर के अंदर चेंज हो, या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो, या फिर अपने और भी उसके अंदर यदि लेवल के अंदर बात करें तो यदि डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर यदि चेंज हो, जो मतलब जीन लेवल के, जिसको अपन क्या बोला, जीन म्यूटेशन के नाम से अपन ने यहाँ पर बात किया। तो जिसके अंदर हमने सर फर्स्ट पढ़ा जो क्रोमोसोम लेवल था, मतलब क्रोमोसोम नंबर के अंदर चेंजेस के बेसिस पे हमने 2 पढ़ा। एक पढ़ा पॉलीप्लॉइडी, सर नाम से ही हमें समझ में आ रहा है पॉलीप्लॉइडी का मतलब मोर देन 2 कॉपीज ऑफ जीनोम क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उस केस को बोलते हैं अपन पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी। उसके अपोजिट यदि 1 या 2 क्रोमोसोम के अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस हमने को देख रहा है, या तो इंक्रीज होगा या सर डिक्रीज होगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एनुप्लॉइडी के नाम से यहाँ पर जान रहे हैं। तो पॉलीप्लॉइडी में सिंपल आपको याद रखना है कि आपने पढ़ा कोल्चिसिन, आप याद रखना कि कोल्चिसिन आर्टिफिशियली एक केमिकल होता है जिसका अपन ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है। इतना ही आपको सिंगल याद रखना है, लेकिन याद रखने का जो क्या है अपने पास में एनुप्लॉइडी, जिसका एक एग्जाम्पल भी है बहुत अच्छा, जिसके बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब आपको बता ही दिया मैंने, या तो सर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, 1 और 2 क्रोमोसोम यहाँ पर अपने को देखने को यहाँ पर मिलेंगे। जैसे मेरे पास में गैमेट है, ये 2 गैमेट थे मेरे पास में, ठीक है। इनसे ये क्या है, पेरेंट्स से गैमेट है, उसके बाद में जैसे ही मतलब क्रॉस होगा तो नए गैमेट बनेंगे। तो मेरे पास में जो नए गैमेट बने, पता चला मेरे पास में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है, तो ये एक्स्ट्रा होगा। फिर आगे देखे, जैसे जैसे देखे तो एक क्रोमोसोम फिर कम हो गया, तो एक क्रोमोसोम कम हो गया। तो दोनों कंडीशन किसके अंदर आती है अपने पास में, एनुप्लॉइडी के अंदर अपने को देखने को यहाँ पर मिलेंगी। ये क्यों क्यों देखने को मिलती है आपको समझाता हूँ मैं, आपको थोड़ा आइडिया होगा मियोसिस का थोड़ा बहुत तो ही, ठीक है। जैसे मियोसिस के अंदर क्या होता है, हमारे पास में क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम होते हैं, ये क्रोमोसोम किसकी किसकी हेल्प से जाते हैं अपने पास में, जो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर वगैरह जुड़े रहते हैं, स्पिंडल फाइबर से जो क्रोमोसोम यहाँ पर लगे हुए थे, ये क्रोमोसोम क्या जाएंगे, अपने अपने पोल की तरफ जाएंगे, ठीक है। और जब ये एनाफेज फर्स्ट के अंदर रहते हैं ये क्रोमोसोम, तो उस टाइम पे यहाँ पर रहेंगे। जैसे मेटाफेज की बात क्या है, एनाफेज, तो ये अपने पास में प्लेट के फॉर्म पे है, लेकिन एनाफेज में क्या करेंगे, ये अपनी पोल की तरफ जाते हैं। तो पोल की तरफ जाएंगे तो उस टाइम इसको जाने को मतलब सेपरेशन को क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर प्रॉपर डिसजंक्शन नहीं हुआ, जैसे मेरे पास में क्या है, यहाँ पर गैमेट है, मेल था, फीमेल है। जब मैंने गैमेट फॉर्मेशन को आपको बताया तो वहां उस टाइम ही बताया था, इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस होता था, मियोसिस होकर क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। तो अब मैंने देखा कि एनाफेज के अंदर प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हुआ, यहाँ पर डिसजंक्शन यहाँ पर नहीं हुआ। तो एक क्रोमोसोम मेरे अंदर जो स्पर्म था, स्पर्म के अंदर एक क्रोमोसोम यहाँ पर ज्यादा आ गया, किसकी वजह से, नॉन डिसजंक्शन की वजह से, किसके अंदर, एनाफेज के अंदर। क्लियर है, आप याद रखना है। तो क्या हो गया, मेरे पास में 24 क्रोमोसोम आ गए स्पर्म के अंदर। लेकिन वो जो फीमेल थी, फीमेल में प्रॉपर तरीके से डिसजंक्शन हुआ तो वहां पर ओनली 23 क्रोमोसोम ही आए। लेकिन अब जो जायगोट बनेगा तो उस जायगोट के अंदर स्पर्म का न्यूक्लियस आया, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम है, तो ये इधर से क्या लेकर आया, 24 क्रोमोसोम, ये इधर से क्या लेकर आई, 23 क्रोमोसोम लेकर आई। अब मेरे पास में जायगोट की भी बात करूं तो वहां पर क्या हो गए, 47 क्रोमोसोम यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जब क्रोमोसोम के नंबर में अंदर चेंजेस हो गया तो सीधी सी बात है, हमारे अंदर कोई डिजीज या कोई अपने पास में अलग यहाँ पर चीजें देखने को यहाँ पर मिलेंगी। उसके बारे में अपन डिजीज के अंदर यहाँ पर बात करेंगे। अभी तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा किसकी वजह से मुझे एनुप्लॉइडी देखने को मिल रही है, नॉन डिसजंक्शन की वजह से देखने को मिल रही है। कभी सर हो सकता है एक क्रोमोसोम कम हो गया या ज्यादा हो सकता है, यहाँ पर 22 भी आ सकते हैं, 24 की जगह क्या है 22 है। तो जब 22 आएंगे, इधर से 23 आ रहे हैं, तो फिर मेरे पास में कितनी बच गई, 45, मतलब एक क्रोमोसोम क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया। दोनों कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है, किसके अंदर, अपने अंदर एनुप्लॉइडी के अंदर। किसकी वजह से देख रहे हैं, नॉर्मली डिसजंक्शन की वजह से, सेपरेशन ऑफ 23 पेयर, बट इफ नॉन डिसजंक्शन देन अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में आ जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में, या जायगोट्स में, या कोई भी डॉटर सेल है उसके अंदर यहाँ पर जाएंगे, ठीक है।
इतना आपको बेसिस बन गया होगा। अब जो अपना क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा वो अपन बात कर लेते हैं। जैसे क्रोमोसोम नंबर कैन इंक्रीज हो सकता है, तो उस कंडीशन में कुछ टर्म्स अपन यूज कर सकते हैं, जैसे ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब मेरे पास में एक क्रोमोसोम का सेट है जिसके अंदर मेरे पास में क्या हुआ, एक क्रोमोसोम यहाँ पर इंक्रीज हो गया हुआ, ठीक है। क्या हुआ, एक क्रोमोसोम मेरे पास में इंक्रीज यहाँ पर हो गया, ये आपको दिख रहा है, ये क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया, तो इसको मैंने क्या बोला यहाँ पर, ट्राइसोमी। डबल ट्राइसोमी मतलब मेरे पास में दो क्रोमोसोम इंक्रीज हो गए, जैसे ये दो क्रोमोसोम इंक्रीज हो गए, मतलब इसको मैंने क्या बोला, डबल ट्राइसोमी। उसी साथ में टेट्रासोमी मतलब क्या हो गया, दो क्रोमोसोम मेरे पास में क्या हो गए, एक साथ में एक ही ग्रुप के साथ में क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको बोलते हैं मैंने टेट्रासोमी। ऐसे क्या होगा, मोनोसोमी। मोनोसोमी के अंदर क्या हो गया, एक क्रोमोसोम के अंदर क्या हो गई, कमी हो गई। और नेक्स्ट बात करते हैं डबल मोनोसोमी के अंदर भी, मतलब डबल बार मोनोसोमी, मतलब मेरे पास में 2n है, 2n के अंदर एक क्रोमोसोम कम हुआ, इसको बोल दिया मैंने मोनोसोमी। नेक्स्ट 2n है, उसके अंदर -1 फिर -1, ऐसा नहीं करना कि 2n -2 कर दिया तो वो मोनोसोमी में नहीं जाएगी, ये क्या होगी, डबल मोनोसोमी। ये इसका पैटर्न होता है लिखने का, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे इसके अंदर नल सोमी के अंदर, ठीक है। ऐसे इसके अंदर होगा, क्या होगा, 2n+1 होगा, ठीक है, या फिर 2n+1+1, ये क्या होगा अपने पास में, डबल टेट्रासोमी, ठीक है। इसको मैं और भी अच्छे से आपको समझाऊं तो वो अपना क्या हो गया, इंक्रीज वाला हो गया, ये वाला इंक्रीज वाला, और ये जो नीचे वाला है ये क्या है, डिक्रीज वाला, ये क्या है, डिक्रीज वाला। ये आपको याद रखना है, इंक्रीज वाला कौन सा है सर, और डिक्रीज वाला यहाँ पर अपना कौन सा है, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिए, अब समझा देता हूँ आपको। ट्राइसोमी मतलब 2n+1 हो रहा है, ठीक। मतलब क्या हुआ सर, मेरे पास में एक क्रोमोसोम क्या हो गया, थर्ड नंबर का मेरे पास में क्या हो गया, एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर पीईडी आप याद रख सकते हो, पीईडी मतलब एक कुछ डिजीज होती है, जैसे पटाउ सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, वो क्या है, डाउन सिंड्रोम। ये सिंड्रोम होते हैं जिसके अंदर पीईडी, ये रेशो याद रखना है, पीईडी उस साथ में क्या याद रखना है, 13, 18, 21। पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम फिर एनसीईआरटी में नहीं है, फिर लेकिन आपको यदि ऑप्शन में डाल देता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। एनसीईआरटी में जो अपने पास में है दोस्तों, क्या है, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से देखने को मिल रहा है सर, एनुप्लॉइडी, और एनुप्लॉइडी के अंदर भी किसकी वजह से, ट्राइसोमी के अंदर। यहाँ पर मतलब 21 क्या लिख रखा हूं मैं, क्रोमोसोम नंबर, ये क्या है मेरे पास में, CN क्रोमोसोम नंबर। मतलब 13 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर क्या हो गया, एक क्रोमोसोम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इसको मैंने ट्राइसोमी। 18 नंबर पे यदि +1 इंक्रीज हुआ और 21 के ऊपर प्लस इंक्रीज हुआ तो उसको बोलते हैं मैंने डाउन सिंड्रोम हुआ। और जब 18 नंबर क्रोमोसोम पे 18 नंबर पे क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड हुआ, मतलब ट्राइसोमी, उसको मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, एडवर्ड सिंड्रोम यहाँ पर बोल दिया। तो अपने को यहाँ पर याद आपको रखना है, डाउन सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर ट्राइसोमी टाइप का अपने पास में एग्जाम्पल है, जो किसके अंदर आता है अपने पास में, एनुप्लॉइडी। और एनुप्लॉइडी भी क्या है, यहाँ पर क्रोमोसोम के अंदर नंबर के अंदर चेंजेस होने वाला म्यूटेशन यहाँ पर है। इतना क्लियर हुआ सभी को। डबल ट्राइसोमी में क्या होगा, सीधी सिंपल बात है, एक एक क्रोमोसोम और ऐड कर दोगे आप, ये हो गया डबल सोमी। टेट्रासोमी मतलब मेरे पास ये जो एक ग्रुप था, मैंने कोई भी, जैसे मान लिया मेरे पास में 11th नंबर का मेरे पास में क्या है, क्रोमोसोम है। इस 11th नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर मेरे पास में और दो क्रोमोसोम यहाँ पर ऐड हो गए, इस कंडीशन को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, 2n+2, इसको अपन क्या बोलेंगे, टेट्रासोमी। इतना क्लियर हुआ सभी को। सेम पैटर्न में यही क्या होगा, डबल सोमी, सॉरी मोनोसोमी 2n-1 मतलब एक डिक्रीज होगा। ऐसे डबल मोनोसोमी मतलब 2n-1 करके। और ऐसे ही नल सोमी, जैसे टेट्रासोमी में +2 हो रहा था, वैसे ही एक ही क्रोमोसोम पेयर के ऊपर, एक ही क्रोमोसोम नंबर के ऊपर मेरे पास में दो क्रोमोसोम कम हो गए, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, नल सोमी यहाँ पर नाम दे दिया। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब ये टर्म्स डायरेक्ट आपको पूछे जा सकती है, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझा दिया है इंक्रीज डिक्रीज को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर, गिव क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन के अंदर। हम ह्यूमन के अंदर बात कर रहे हैं कि ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम नंबर आपको बताना है। यदि आपको ऐसा केस यहाँ पर दे दे, किस टाइप का केस दे दे, जबकि सिंपल आपको नॉर्मल कंडीशन की पहले बात कर लेते हैं, 2n बराबर 46 अपने अंदर होंगे। अब आपको दे दे कि ह्यूमन के अंदर डबल मोनोसोमी बताइए, डबल मोनोसोमी के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, तो आपको दिमाग में जाना है कि सर क्या पूछे यहाँ पर अपने पास में, डबल मोनोसोमी। सर मोनोसोमी का मतलब आपने बताया था 2n-1, ठीक है, और डबल का माइनस मतलब मैं एक और माइनस कर दूंगा, मतलब मेरे पास में 2n कितने है ह्यूमन के अंदर, सर 46 है। अब 46 के अंदर 2 माइनस करूंगा तो कितने बच गए, 44 बच गए। तो ये कंडीशन क्या हो गया अपने अंदर, ह्यूमन के अंदर ट्राई मतलब डबल डबल मोनोसोमी के। सेम ऐसे ट्राइसोमी, ट्राइसोमी में मतलब सर मैं एक मेरे पास में इंक्रीज हो रहा है, मतलब मेरे पास में 2n इक्वल टू कितना था सर 46, और एक इंक्रीज हो गया मतलब क्या होगा 47। ऐसे ही सेम आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसके साथ में मेल विथ नल सोमी, मतलब दो कम हो रहे हैं तो कितने हो गए 44, 2n+2 मतलब 48 किसके अंदर, टेट्रासोमी के अंदर। डबल ट्राइसोमी के अंदर मतलब दो बार बढ़ रहे हैं तो कितने हो गए 48। तो अलग अलग कंडीशन केस हैं, तो आपको याद रखनी है। उसके साथ में जैसे मेल विथ ट्राइसोमी,
फीमेल विथ नल सोमी, दोनों कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा है 47 और 44 में, मतलब कितने क्रोमोसोम का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, 3 क्रोमोसोम का। ऐसे आपको यदि डायरेक्ट यदि कंपैरिजन का क्वेश्चन पूछे तो वो भी आप लोग अच्छे से यहाँ पर कर लोगे। तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। यदि अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनता है तो आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। इतना सभी को क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाए, तो स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होना को बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन। एब्रेशन के नाम से यहाँ पर जानते हैं, मतलब उसके चेंज किसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर चेंज यहाँ पर हो रहा हो। अब स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस होना किससे हो सकता है, या तो कोई रेडिएशन से हो रहा है, मतलब कोई, मतलब आपको पता है कि अब जनरल अपन लैंग्वेज में अपन बात भी करते हैं, आपको आपने सुना होगा कि अपन एक्सरे वगैरह ज्यादा नहीं करवाना चाहिए, जिसकी वजह से हमें कैंसर वगैरह जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि जो अपने एक्सरे वगैरह करते हैं उसके अंदर बहुत हाई रेडिएशन यहाँ पर यूज करते हैं, और रेडिएशन ज्यादा बार यदि आप यूज कर लिए तो अपने डीएनए जो होता है, अपना जो डीएनए की जो मतलब चैन होती है, न्यूक्लियोटाइड होता है, या अपने क्रोमोसोम को भी वो क्या करता है, हार्मफुल इफेक्ट डालता है, उसकी स्ट्रक्चर को क्या कर सकता है यहाँ पर, डैमेज यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। हो सकता है उसका कोई पार्ट यहाँ पर लॉस हो चुका हो, पार्ट लॉस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन यहाँ पर क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, ब्रेक या लिंक की वजह से। मेन कोज क्या है अपने पास में, कैंसर, जो मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर आपको एक हैजे डायग्राम के प्रेजेंटेशन से आपको मैंने समझाया। ठीक है, नेक्स्ट जैसे इसको और भी समझाएं, और भी यदि इसको हाई मतलब अंदर तक लेवल के यदि बात करें, इसके अंदर कौन कौन से और भी टाइप हो सकते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर। या तो हो सकता है मेरे पास में क्या होगा, कोई डेफिशिएंसी हुई, ये मेरे पास में मैंने क्या बताया, जीन बताया PQRA भी मेरे पास में है। ठीक है, कोई भी जीन इसके अंदर मेरे पास में लॉस हो गया, एक जीन मैंने मान लिया ये लॉस हो गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डेफिशिएंसी। जब एक क्रोमोसोम लॉस हुआ तो सीधी सी बात है क्या होगा, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर भी चेंज होगी ना, तो क्या किसकी वजह से हो रहा है, डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी किससे रिलेटेड है, क्रोमोसोमल की स्ट्रक्चर। क्या हो सकता है सर, क्या हो गया, डिप्लेशन हो गया। मतलब डिप्लेशन का मतलब क्या हुआ, मेरे पास में यहाँ पर बी जीन था, ठीक है, बी जीन ही क्या हो गया, यहाँ से हट गया, मेरे पास में रिमूव हो गया, तो उसको बोल दिया मैंने डिप्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर डुप्लीकेशन, मतलब सर मेरे पास में कोई जीन था, वो क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। मतलब जो बीसी था, यहाँ ये मेरे पास में ओरिजिनल जीन था, कौन सा, ABC, डेफिशिएंसी हुई किसकी, जी जीन की। फर्स्ट जीन की क्या होगी, इसके अंदर डेफिशिएंसी हुई, जिसको मैंने क्या बोला, डेफिशिएंसी मतलब लॉस हो गया। सेकंड में क्या है, मेरे पास में डिलेशन, मतलब मेरे पास में क्या हुआ, बी जीन का क्या हो गया, यहाँ पर डिलेशन हो गया, मतलब ये क्या हो गया, रिमूव हो गया, यहाँ पर ये भी क्या हो गया। तो आपको दोनों चीज समझनी है। ठीक है, डेफिशिएंसी मतलब कमी होना, डिलेशन मतलब वो पार्ट वहां से हट जाना। ठीक है, दोनों चीजों में यहाँ पर डिफरेंस है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करो डुप्लीकेशन, मतलब वो डुप्लीकेट, मतलब जीन सेम जीन क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। जैसे बी और सी था, ये दोनों डुप्लीकेट होकर के यहाँ पर देखने को और मिल गया आपको। ठीक है, तो सीधी सी बात है, क्रोमोसोम के आगे और दो जीन जुड़ेंगे तो उसकी क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंज होगा। और एक होगा यहाँ पर इन्वर्जन, मतलब क्या हुआ, कोई जीन कैंसर की या रेडिएशन की वजह से डैमेज होकर के, मतलब इन्वर्ट पोजीशन में जाकर के उसी क्रोमोसोम के बीच के अंदर जाकर के जुड़ गया। जो सी जीन था मेरे पास में, यहाँ पर लास्ट एंडिंग में था, ये कहां पर जाकर लग गया, ये वाला पार्ट इनवर्ज हो गया, अपोजिट हो गया, मतलब सी अब कहां पर चला गया, आर वाले पास जीन के पास चला गया। तो ये कुछ टर्म्स है होती हैं जो अपने पास में किसके टाइप होते हैं, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के, मतलब डेफिशिएंसी, डिप्लेशन, मतलब डिलेशन, उसके साथ में डुप्लीकेशन और इन्वर्जन। तो ये डायरेक्ट वर्ड आपसे पूछ जाते हैं क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के टाइप को लेकर के म्यूटेशन के अंदर। तो ये आपको डायरेक्ट ये जो टर्म्स हैं ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद यहाँ पर रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर फिफ्थ जो टर्म होते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। दो टर्म्स आती है इसके अंदर, कि एक होगा क्रॉसिंग ओवर, आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में जब लिंकेज पढ़ाया था, तो क्या होता था कि जो अपने पास में ये क्रोमोसोम थे, ये मेरे पास में क्रोमोसोम है, ये मेरे पास में क्रोमोसोम है। ठीक है, दो आर्म बना लेते हैं, एक आर्म से आपको समझ में नहीं आएगा कि दो आर्म्स होती हैं, दो पेयर की फॉर्म में यहाँ पर अपने को रहता है। ठीक है, ये हो गया एक, ठीक है, साथ में ये हो गया। अब ये नॉन सिस्टर जो अपने पास में कौन सी थी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थी, उनके अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा था, जिसको अपन ने क्या बोला था, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर बोला था। जैसे मेरे पास में ये क्या हुआ, ये इधर आर जीन है, ये इधर आर जीन है, PQR जीन है, लेकिन ये क्या हो गया, आपस में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गई। ठीक है, ट्रांसफर हो गई, इसको अपन ने क्या बोला यहाँ पर, क्रॉसिंग ओवर। लेकिन ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या देखने को मिलता है मेरे को, जेनेटिक जो एक्सचेंज होता है नॉन होमोलोगस पेयर के अंदर होगा। जैसे ये अलग पेयर है, ये अलग पेयर है, जबकि वो अपने को क्या देखने को मिल रहा था, होमोलोगस पेयर के अंदर देखने को मिल रहा था, इसके अंदर अपने को क्रॉसिंग ओवर। जबकि इसके अंदर ट्रांसलोकेशन की जब बात होगी तो ये क्या होगा, नॉन होमोलोगस पेयर के अंदर। जैसे ये एक्स क्रोमोसोम था, ये एक्स क्रोमोसोम ट्रांसलोक मतलब क्रॉस करके कहां पर आ गया, यहाँ पर, और ये वाई यहाँ पर चला गया, मतलब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर कंडीशन,
उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। तो इसको मिक्स नहीं करना आपको। जब भी जेनेटिक एक्सचेंज हो बिटवीन किसके अंदर, नॉन होमोलोगस पेयर के अंदर, और होमोलोगस पेयर के अंदर होगा, उसको बोलेंगे अपन क्रॉसिंग ओवर। होमोलोगस पेयर होगा लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेट नहीं होगी, याद रखना बिल्कुल अच्छे से। ये दोनों यहाँ पर कंफ्यूज करते होंगे आपको क्रॉसिंग ओवर के अंदर, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है, प्रोसेस लगभग सिमिलर है बट उसके अंदर टर्म्स का डिफरेंस है। होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, उनके अंदर यदि आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर जीन जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है, जेनेटिक जीन का एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। लेकिन सर यदि नॉन होमोलोगस पेयर की यहाँ पर बात करेंगे तो उसके अंदर अपन किसकी बात करेंगे, ट्रांसलोकेशन, जो एक प्रकार का क्या है, मतलब म्यूटेशन का टाइप है, जिसके अंदर हमारी जो क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो ही क्या हो जाती है सर, चेंज यहाँ पर हो जाती है। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को अपन बात कर लिया, लास्ट तो अपना बच गया, वो क्या बच गया, जीन म्यूटेशन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन म्यूटेशन या तो जीन मतलब डीएनए लेवल पे यहाँ पर होगा। अब जीन किसके फॉर्म में होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में अपने हमारे पास रहते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, वो एक चैन फॉर्म में बना करके रखते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में यहाँ पर बोलते हैं। तो हो सकता है कोई न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज हो, सीक्वेंस में चेंज होना मतलब कोई भी न्यूक्लियोटाइड है तो क्या हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया होगा, या कोई न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, ऐड हो गया होगा। दोनों केस इसके अंदर भी देखने को मिल सकते हैं जीन के अंदर। ठीक है, उसके बेसिस पे इसके अलग अलग टाइप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से अपने को क्या देखने को, कोई म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन की वजह से कोई भी अपने पास में सर सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ, तो सीधी सी बात है, अब जो जीन था हमारा, पहले जो जीन था उसके अंदर ही न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, और न्यूक्लियोटाइड डिसाइड करते थे अपने जीन का टाइप, मतलब कौन टाइप सा जीन, मतलब कौन सा प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा, और वो प्रोटीन जो बनेगी वो प्रोटीन जाकर के अपना फंक्शन करती थी। यदि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ही चेंज हो गया, जीन ही चेंज हो गई, जीन अब जो प्रोटीन बनाएगी, या तो कोई इनएक्टिव प्रोटीन बनाएगी, तो कुछ अलग से प्रोटीन का मतलब अलग प्रोटीन बनाएगी जो जाकर करके काम नहीं करेगी तो वो अदर क्या करेगी, डिसऑर्डर यहाँ पर क्रिएट करेगी। तो फाइनली अपना जो डिसऑर्डर होता है किसकी वजह से होता है, अपने पास में जीन के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है उसकी वजह से, या तो प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा तो डिफेक्ट प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या करेगा फिर हमारी बॉडी के अंदर डिजीज यहाँ पर कोज करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसके अंदर दो चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अपन पॉइंट म्यूटेशन, किसका टाइप है पॉइंट म्यूटेशन, एक तरफ से अपने पास में जीन म्यूटेशन का ही टाइप है। इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है। ठीक है, अब पॉइंट म्यूटेशन के अंदर भी दो चीजें होती है, एक तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हुआ, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड था उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंजेस तो हुआ, लेकिन वो न्यूक्लियोटाइड क्या कर दिया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर के उसको क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक होते हैं यहाँ पर डिलेशन या एडिशन, दो टर्म यहाँ पर होंगे। डिलेशन का मतलब कोई नया क्या हुआ मेरे पास में सर, यहाँ पर मतलब लॉस हुआ। एडिशन में क्या हुआ, मेरे पास में नया जीन मेरे पास में क्या हुआ, ऐड यहाँ पर हुआ, नया जीन ऐड हुआ तो उसको बोल दिया मैंने एडिशन। और कोई जीन मेरे पास में लॉस हुआ, एक जीन मेरे पास में लॉस हुआ, या दो जीन मेरे पास में, दो न्यूक्लियोटाइड यदि लॉस हुए तो उनको बोल दिया मैंने डिलेशन। तो डिलेशन एडिशन दोनों किसके टाइप अपने पास में, पॉइंट म्यूटेशन का टाइप है। सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूट करना, मतलब कि कोई भी जीन था, उस जीन के अंदर क्या था, न्यूक्लियोटाइड था, उस न्यूक्लियोटाइड को कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर के सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको लात मार के बाहर भगा दिया, खुद आकर के वहां पर बैठ गया। तो सीधी सी बात है, जब न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है तो सर उसका कॉम्बिनेशन भी चेंज होगा ना, तो कॉम्बिनेशन चेंज होगा तो वो भी चीज यहाँ पर इफेक्ट डालेगा, जिसका जो बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, जो आपको पढ़ाऊंगा मैं, सिकल सेल एनीमिया के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे मैंने इसको आपको समझा भी देता हूँ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। जैसे मेरे पास में सी यहाँ पर है, ये न्यूक्लियोटाइड की पूरी चेन है 3' से 5' में, ये जो सी है, ये सी के पास में कौन सा आकर के मतलब इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, जी, मतलब सी इज रिप्लेस बाई जी, तो सी इज रिप्लेस किया तो इसको मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन बोला। लेकिन हो सकता है सी इज रिमूव्ड, तो इसको क्या बोल दिया, डिलीट, मतलब सी क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, और यहाँ पर आकर के जी को यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने। अब क्या किया, सी का सब्स्टिट्यूशन भी नहीं किया और सी को मैंने रिमूव भी नहीं किया, लेकिन मैंने जी को एक और इसके अंदर आकर ऐड कर दिया, यहाँ पर जी को यहाँ पर ऐड कर दिया, इसको बोल दिया मैंने एडिशन। तो तीन टाइप मैंने आपको बताया, बेसिक से बिल्कुल आपको मैं समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब इसके बारे में, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, मतलब सर इतना हमें समझ में आ गया, म्यूटेशन कितने कितने टाइप का होता है, कहां तक म्यूटेशन हो सकता है, स्ट्रक्चर बेस के ऊपर भी आपने बता दिया, और यहाँ तक कि आपने न्यूक्लियोटाइड तक यहाँ पर आपने समझा दिया, जिसके अंदर आपने पॉइंट म्यूटेशन बताया। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या था, कोई सिंगल न्यूक्लियोटाइड जीन के अंदर या पूरे एक न्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर कोई सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंजेस हो रहा हो, या तो डिलेशन होता मतलब जुड़ रहा हो, या क्या हो रहा हो, एडिशन मतलब लॉस हो रहा हो, या क्या हो रहा हो, एडिशन हो रहा हो, या फिर सर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर के क्या कर रहा है, उस न्यूक्लियोटाइड को चेंज कर रहा हो, सब्स्टिट्यूट कर रहा हो, तो उसको बोलती है सब्स्टिट्यूशन के नाम से यहाँ पर हमने जाना। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब अपन कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं, फीचर्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर की, जेनेटिक डिसऑर्डर के क्या कौन कौन से फीचर है। दो टाइप के डिसऑर्डर आपको मैंने बता ही दिया था,
एक क्या बताया था आपको, मेंडेलियन डिसऑर्डर, उस साथ में आपको क्या बताया था मैंने, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नॉर्मली होता क्या है, अपने पास में गैमेट्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से किसके अंदर जाते हैं, प्रोजेनी के अंदर जाते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर भी समझा दिया कि गैमेट प्रोजेनी से किस में जाएंगे, वो सॉरी पेरेंट्स से किस में जाएंगे, प्रोजेनी में जाएंगे। तो जो गैमेट्स, जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के अंदर क्या बनेंगे, गैमेट्स फॉर्मेशन होगा। ये गैमेट्स आगे जाकर के क्या कर रहे हैं, प्रोजेनी के अंदर जा रहे हैं। तो ये गैमेट्स लेवल मतलब जम सेल लेवल पे यदि हमारे पास में सर म्यूटेशन देखने को मिलता है, वो जाकर के क्या होता है सर, इनहेरिटेड मतलब होता है अपने किसी के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो उसको देखते हुए ही यहाँ पर पैटर्न जो फॉलो किया जाता है, एक होता है मेंडल, मतलब मेल से किस में गया, डॉटर के अंदर, डॉटर से किसके अंदर गया, सन के अंदर। मतलब इसके जो डॉटर थे, इसकी जो प्रोजेनी मतलब इसकी जो संतान पैदा हुई, उसके अंदर जीन का जाना, मतलब एक प्रॉपर तरीके से एक रेगुलर मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो वो किसका फॉलो कर रहा है, मेंडेलियन जो लो थे, मेंडल ने जो बताया उसको लो को फॉलो कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। और एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मतलब किसके पेरेंट किसके ऊपर, अपने पास में जम सेल के बेसिस के ऊपर। जैसे स्पर्मेटोगोनिया थी, उस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर यदि म्यूसिस के अंदर अपने को एब्नॉर्मलिटी देखने को मिली, तो वहां पर क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ सन के अंदर और डॉटर के अंदर। मतलब जो मेरे पास में जो पेरेंट्स थे, इस पेरेंट्स की जो मतलब जो प्रोजेनी है, संततियां हैं, मतलब जो फीमेल है या मेल कैंडिडेट, सन एंड डॉटर, तो उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। वो क्या होगा, मेरे पास में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं इन डिसऑर्डर की। यहाँ पर मैंने क्लियर इनके अंदर बता भी दिया है। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा, म्यूटेशन की वजह से होगा, दोनों दोनों ही म्यूटेशन की वजह से होगा। लेकिन जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, ये क्या होता है, एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाता है। तो सीधी सी बात है, क्या कर रहा है, अपने पास में बिल्कुल एक इनहेरिटेंस फॉलो कर रहा है। इनहेरिटेंस पैटर्न जो होता है, मेंडल का जो पैटर्न था उसको फॉलो कर रहा है। उसके साथ में इसको अपन जो पता करते हैं, जैसे अपन नॉर्मली अपन कुछ नॉर्मल जो डिजीज अपने देखने को मिलती है, जैसे बुखार उखार हो गया कोई, उसका तो अपन क्या करते हैं, डायग्नोसिस करके नॉर्मली अपन क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। लेकिन जो जेनेटिक डिजीज है, उनको पता करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है सर, क्योंकि आपको पता है अपना जो जनरेशन टाइम होता है बहुत लॉन्ग होता है, और अपन बहुत कम नंबर में क्या करते हैं, संतति पैदा करते हैं। तो एक साइंटिस्ट को प्रॉपर तरीके से जेनेटिक स्टडी करनी है, तो उसको बहुत लंबा टाइम तक, जब तक तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी खुद की लाइफ टाइम पूरा हो जाएगा एक किसका, साइंटिस्ट का। तो ये डिफिकल्ट है। तो उसको समझने के लिए कुछ मेथड्स अपन यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे पी डिग्री एनालिसिस करते हैं। तो पी डिग्री एनालिसिस में क्या करते हैं, एक टाइप का मतलब फैमिली ट्री होता है, मतलब जनरेशन से जनरेशन क्या देखते हैं, डिजीज का एक पैटर्न अपन देखते हैं कि कौन सा पैटर्न कौन सी किस हिसाब से अपने नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जा रहा है, तो उस हिसाब से उसका जेनेटिक डिसऑर्डर यहाँ पर पता करते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको कौन सा क्वेश्चन बनता है वो भी बताऊंगा। तो अपने सीधी सी बात है, जब म्यूटेशन की वजह से हो रहा है वो सर, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेंस हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं किससे, जो आपने टेक्निक बताई कौन सी, अपना पी डिग्री एनालिसिस। तो पी डिग्री एनालिसिस से अपन क्या कर सकते हैं सर, इसका ट्रेस कर सकते हैं इनहेरिटेंस का। जबकि अपने पास में जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ट्रेस नहीं हो पाता, किसकी वजह से, पी डिग्री की ये हेल्प से, क्योंकि पैटर्न मेंडेलियन पैटर्न ही फॉलो नहीं करता सर। जिसके अंदर जैसे बात करें अपने पास में टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्ड सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम यहाँ पर हो गया। तो ये जो डिजीज है कौन सी है अपने पास में, क्रोमोसोमल डिजीज। और बहुत सारी जैसे सिकल सेल एनीमिया आपको पढ़ाऊंगा, पीकेयू मतलब फिनाइल कीटोन्यूरिया, और साथ में जो हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कलर ब्लाइंडनेस है, थैलेसेमिया है। तो ये सभी जितनी भी आपको एग्जांपल बताया मैंने, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये सब एनसीईआरटी के एग्जांपल आपको याद रखना है। पहला एग्जांपल तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि सर कौन सी अपने पास में मेंडेलियन डिसऑर्डर है और कौन सी मेरे पास में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। मतलब तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो सर जो अपने पास में पी डिग्री मतलब एज ए मेंडेलियन पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, तो इसको अपन एज ए मतलब जो अपने पास में पी डिग्री एनालिसिस है उससे अपन ट्रेस यहाँ पर नहीं कर सकते। जिसके अंदर आता है टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं, अपने पास में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर। जबकि बात करें अपने पास में मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर, जो क्या होते हैं सर, ये इसमें सिकल सेल एनीमिया आ सकता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया आ सकता है, हीमोफीलिया आ सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस आ सकता है, कलर ब्लाइंडनेस के साथ में थैलेसेमिया। तो ये जो डिजीज है ये किसके अंदर आएंगी, मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर। तो ये कम से कम डिजीज तो आपको याद रखनी है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक, अब बात करते हैं अपन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की सबसे पहले। ठीक है, कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सर कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करें। तो रीजन क्या है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का, तो है एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम लेवल पे हो रहा है तो क्रोमोसोम नंबर में सर क्या होती है, एबनॉर्मलिटी होती है। जो एबनॉर्मलिटी किसकी वजह से देखने को मिल रही थी हमें सर, नॉन डिसजंक्शन की, मतलब फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड इन एनाफेज फर्स्ट। और जब सेग्रीगेशन में ही फेलियर होगा, नॉन डिसजंक्शन हो गया, तो मेरे को पास में क्या होगा, लीड टू एनुप्लॉइडी, या तो गेन होगा
या क्या होगा, लॉस ऑफ क्या होगा सर, क्रोमोसोम होगा, जिसके अंदर आपने बताया था एनुप्लॉइडी के अंदर या तो ट्राइसोमी कंडीशन देखोगे, मोनोसोमी देखने को मिल सकती है। यदि मेरे पास में लॉस हो रहा है तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी, यदि गेन हो रहा है तो मेरे पास में ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो क्रोमोसोम के बेसिस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसकी वजह से हो रहा है, अपने पास में एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की वजह से, और एबनॉर्मल क्रोमोसोम किस वजह से हो रहा है वो भी मैंने रीजन आपको बता दिया, जिसके अंदर मेनली जो पढ़ेंगे अपन एनुप्लॉइडी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। बाकी इसके अंदर और भी चीजें यहाँ पर आती है, वो आपको दिमाग में इतना याद नहीं रखना, ठीक है। जिसमें जो मेजर जो अपने पास में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है वो 3 डिजीज यहाँ पर अपने पास में रहने वाली है, जिसके बारे में अपन डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। जिसमें आता है डाउन सिंड्रोम अपने पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या होता है 21 क्रोमोसोम के ऊपर ट्राइसोमी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो साथ में टर्नर सिंड्रोम पढ़ेंगे। टर्नर सिंड्रोम में कंडीशन 44x0, उसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। तो तीनों सिंड्रोम आपको यहाँ पर याद है, यहाँ पर रखने हैं, जो किसके अंदर आते हैं अपने पास में क्रोमोसोमल के अंदर आते हैं, जो क्या है एक प्रकार का एनुप्लॉइडी जो टाइप का म्यूटेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम जो होता है, डाउन सिंड्रोम में एक लाइन तो आपको बिल्कुल रट्टा लगा लीजिए, क्या है, ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम, ठीक है। अब एक कैसा देखने को मिलता है, ये जो पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है ये होता है अपना कैरियोटाइप, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, कैरियोटाइप। ये कैरियोटाइप क्या होता है, अपने क्रोमोसोम को एक प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट अपन करते हैं ना, ऐसे लीनियर फॉर्म में यदि एक पेपर पे ऊपर, तो उसको बोलते हैं कैरियोटाइप। अपन उसकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए, जैसे अपने पास में टोटल यहाँ पर 22 है, यहाँ पर क्या है एक्स वाई है, मतलब ये किसी मेल का क्या है मेरे पास में सर कैरियोटाइप है, जिसके अंदर मेरे को देखने को मिल रहा है यहाँ पर 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है, 21 नंबर के क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम सेट मेरे को सर, एक क्रोमोसोम मेरे को एक्स्ट्रा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको मैंने क्या बोला सर, ट्राइसोमी बोला। किसकी वजह से हो रहा है, ये पर पास के अंदर एनुप्लॉइडी की वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो सबसे पहले इनको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे वो क्या थे, लैंडन डाउन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1866 के अंदर यहाँ पर इसको डिस्कवर किया। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो साइंटिस्ट का ये नाम भी आपको याद रखना है, ये भी आपको पूछा हुआ है कि लैंडन डाउन जो थे, डाउन सिंड्रोम जो सीधी सिंपल सी बात है डाउन, लेकिन इसकी ईयर आपको याद रखनी है 1866 के अंदर, ठीक है। मतलब सर इसको कोरिलेट कर सकते, सर मेंडल ने जब अपना काम वर्क किया था तो उसके एक साल बाद ही इन्होंने डाउन सिंड्रोम हो जाता, तो ऐसे याद रख लेना। और मेंडल ने कब किया था 1865 के अंदर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये जो डिजीज होते हैं, तो इस डिजीज के कुछ फीचर्स है, तो फीचर्स आपको बिल्कुल याद रखना है कि क्या क्या इसके अंदर होता है। तो फिजिकल या साइकोमोटर्स होता है, मतलब मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है, मतलब जो अपने को फिट्स आना, कोई मतलब अपने पास में मेंटल रिटार्डेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो वो सब चीजें देखने को मिलती है। ब्रॉड फ्लैट फेस यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो साथ में यहाँ पर हार्ट डिजीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक। उस साथ में जो पाल्म होती है, जो हथेलियां होती है, ये थोड़ी ब्रॉड होती है, इनके ऊपर लाइन ही होती है, फिंगर्स के ऊपर लाइन्स यहाँ पर देखने को मिलती है। उस साथ में यहाँ पर इसका शॉर्ट जो हाइट वगैरह होगी बहुत कम होगी, और जो इसका हेड होगा स्मॉल राउंडेड फ्लैट टाइप का, यहाँ पे इसका हेड होगा, बैक साइड से फ्लैट होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इसकी चीजें हैं, फ्लैट्स इसके रिंकल्ड वगैरह मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और पार्सली ये क्या करता है, माउथ क्या करके रखता है, ओपन यहाँ पर रखता है। तो ये उसके फीचर है, फीचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसकी एक भी लाइन आपको मिस यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो डाउन सिंड्रोम आपको यहाँ पर याद कर, तो डाउन सिंड्रोम किस में आ रहा है सर, क्रोमोसोमल डिजीज है सर, क्रोमोसोमल डिजीज है, जिसके अंदर आपने बताया सर म्यूटेशन से होगा, और म्यूटेशन की वजह से किसकी वजह से हो रहा है, एनुप्लॉइडी। और एनुप्लॉइडी में सर आपने बताया ट्राइसोमी, मतलब सर 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो रही है, 21 क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ऐड यहाँ पर हो रहा है, इसकी वजह से ये यहाँ पर डिजीज हो रही है। जिसके अंदर जो ह्यूमन है यहाँ पर, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, जो फ्लैट, जो अपना फेस फ्लैट होना, पाल्म का फ्लैट होना, मेंटल रिटार्डेशन होना, ठीक है, शॉर्ट हार्टेड होना यहाँ पर। तो ये कुछ चीजें होती हैं, पाल्म्स के जो अपनी जो फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स के ऊपर लाइनें आ जाना, ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और जो माउथ है उसको पार्सली क्या करता है, यहाँ पर ओपन रख के रखता है। इस प्रकार की जो डिजीज इसके अंदर अपने को देखने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। लेकिन ये आपको एक लाइन वो याद रखनी है कि ये क्या होता है, नॉन स्टेराइल यहाँ पर होता है, स्टेराइल मतलब नॉट स्टेराइल, ठीक है, मतलब फर्टाइल यहाँ पर होगा, ठीक है। फर्टिलिटी पे किसी प्रकार का इसका इफेक्ट नहीं है, सिर्फ जो इफेक्ट अपने को देखने को मिल रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। ये डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको गलत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर एनुप्लॉइड यहाँ पर देखने को यहाँ पर, ठीक है। मतलब क्या हुआ सर, जो मेरे पास में तो टर्नर सिंड्रोम है, इसके अंदर जो मैं कैरियोटाइप की बात करूं, कैरियोटाइप मतलब अपना अरेंजमेंट, क्रोमोसोम का एक पैटर्न किस हिसाब से अपना अरेंज करते हैं, वो पैटर्न होता है,
ठीक है। तो उसके अंदर मेरे पास में क्या हो रहा है, इसके अंदर दोनों के अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसके बाद में टर्नर सिंड्रोम, दोनों के अंदर अपने को सेक्स क्रोमोसोम के अंदर नंबर के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। तो अपने के अंदर टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक जो क्रोमोसोम होता है उसकी क्या होती है यहाँ पर कमी देखने को मिलती है, ठीक है। एक एक्स क्रोमोसोम की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो कैरियोटाइप होगा, ये जो फीमेल होगी उसका कैरियोटाइप क्या होगा 44x0, मतलब अब टोटल जो क्रोमोसोम होंगे यहाँ पर 45 यहाँ पर होंगे। मतलब जो फीमेल होगी वो 1 लेस एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर होगी। जब 1 लेस एक्स क्रोमोसोम होगी तो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स अपने को देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है, शॉर्ट शॉर्ट टेक्स्ट हो जाता है, पर उसी साथ में इसके अंदर कुछ अपने पास में ओवेरी वगैरह का मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह इरेगुलर हो सकती है या एब्सेंट हो सकती है। लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स, मतलब जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स होते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट वगैरह, तो उसके अंदर कमी देखने को मिलते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है, जो फीमेल क्रोमोसोम के नाम से अपन जानते हैं, उसकी क्या मेरे को देखने को मिल रही है, कमी देखने को मिल रही है। फर्टिलिटी स्टेटस की बात करें तो ये क्या होगी, यहाँ पर स्टेराइल फीमेल यहाँ पर होगी, फर्टाइल यहाँ पर नहीं होगी। सेम यहाँ पर भी स्टेराइल मेल होगा, ठीक है। तो फीमेल की कंडीशन में बात कर रहे हैं तो टर्नर सिंड्रोम, जिसके अंदर सर क्या हो रहा है, एक एक्स क्रोमोसोम। तो ये तो आपको कम से कम याद रखना ही है, कैरियोटाइप इसका नहीं भूलना है। उसके साथ में क्या है, फीमेल है, फीमेल के साथ में क्या हो रहा है सर, इसके अंदर अपने पास में स्टेराइल फीमेल में यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या रखना है, पहली बात तो दिमाग में सर फीमेल एक टाइप का क्या है, फीमेल है यहाँ पर, ठीक है। फीमेल है जिस सॉरी वो क्या था, फीमेल था, ये क्या था, मेल है सर, फीमेल नहीं मेल है। इस मेल के अंदर क्या हो रहा है सर, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, एक फीमेल है, इसके अंदर क्या हो रहा है, अब इसका कैरियोटाइप देखें तो क्या है, XXY, मतलब एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे 47। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है 45। तो दोनों चीजें कंपैरिजन रखना है सर। जो आपने टर्नर सिंड्रोम पढ़ाया सर, उसके अंदर क्या है, फीमेल है, फीमेल के अंदर सर एक एक्स क्रोमोसोम कम है। जब एक एक्स क्रोमोसोम कम होगा तो इसका जो कैरियोटाइप होगा क्या 44x0 यहाँ पर होगा, मतलब टोटल जो क्रोमोसोम हो गए 45 होंगे। जब एक्स क्रोमोसोम कम है तो सीधी सी बात सर, उसके ओवेरी या मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह जितने भी जो फेमाइन कैरेक्टर होते हैं, फीमेल के जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसको जो फीमेल मतलब ये है जो फीमेल डोमिनेट करवाते हैं, तो वो चीजें क्या होती है, कम देखने को मिलेंगी। सिम्टम्स में सीधे डायरेक्ट आप याद रखना, ठीक है। तो साथ में क्या होंगे, दोनों ही क्लाइनफेल्टर की बात कर रहे हो या अपन टर्नर, दोनों ही क्या है यहाँ पर अपने पास में स्टेराइल यहाँ पर होंगे, फर्टाइल यहाँ पर नहीं होंगे। सेकंड अपन बात करें मैंने क्लाइनफेल्टर, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, उसमें कम हो रहा था, इसमें क्या कर देना है, एक्स्ट्रा कर देना है। तो यहाँ पर 46 से क्या हो जाएंगे 47 टोटल क्रोमोसोम यहाँ पर हो जाएंगे। जब एक्स क्रोमोसोम ज्यादा आ रहे हैं तो सीधी सी बात है सर, इसके अंदर क्या होंगे, जो फेमाइन कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, मतलब ब्रेस्ट वगैरह डेवलपमेंट देखने को मिलेगी किसके अंदर, इस टाइप के मेल के अंदर, ठीक है। मतलब जो अपने पास में जो मेस्कुलाइन जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा कम कंपेयर देखने को मिलता है, किसकी वजह से, एक्स क्रोमोसोम डोमिनेंट यहाँ पर होता है, ठीक। कुछ और भी यहाँ पर डिजीज होती है जो आप याद रख सकते हो अदर क्रोमोसोमल डिजीज के अंदर, जिसके अंदर 44 इंटू ट्रिपल एक्स आपको देखने को मिली, मतलब एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया। तो जो पहली जो फीमेल थी, जैसे पहली फीमेल में क्या है 44 इंटू XX, अब एक एक्स क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा आ गया तो उसको अपन क्या बोल देंगे, सुपर फीमेल। और ऐसे ही मेल के अंदर एक वाई क्रोमोसोम यदि एक्स्ट्रा आ गया तो उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, सुपर मेल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। जो भी आपको बहुत सारे जो टेररिस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, जिनकी जो साइकोलॉजी होती है इस टाइप की होती है, क्योंकि वो किसी प्रकार का उनको डर वगैरह नहीं रहता, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पर सुपर मेल की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होता है तो उनको बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर का यहाँ पर बना देता है, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पर नोट आप मतलब एडिशनल है, याद रखो तो रख लेना, अदरवाइज अपने एनसीईआरटी में कुछ दिया नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो आता है अपना मेंडेलियन डिसऑर्डर। जो अपने मेंडेलियन जो अपना इनहेरिटेंस है उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स, जो भी मैंने आपको पहले बताया, सेक्स लिंक्ड, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर लिंक्ड जो जीन है उनकी वजह से यदि मेरे को डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे उनको बोलेंगे सेक्स लिंक्ड। उस साथ में ऑटोसोमल डोमिनेंट, मतलब डोमिनेंट जो एलील है उसके अंदर मेरे पास में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर हो रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के अंदर यहाँ पर डालूंगा। जिसके अंदर आपको दो ही एग्जांपल मैंने बताया था जो आपको याद रखना है, मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, जो मस्कुलर जो अपनी मसल्स होते हैं वो मसल्स डैमेज हो जाते हैं, मसल से रिलेटेड डिजीज होती है मायोटोनिक डायस्ट्रोफी। एनसीईआरटी में नहीं दिया, अपन नहीं पढ़ेंगे इसको, सिर्फ आपको नाम याद रखना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है एग्जामिनर नाम यहाँ पर डाल दे तो आप कंफ्यूजन हो गए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसी साथ में हंटिंगटन्स कोरिया जो डिजीज होती है, दोनों डिजीज क्या होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज याद रखिए सेक्स लिंक, जो अपने पास में कलर ब्लाइंडनेस होती है, और हीमोफीलिया, दोनों इंपॉर्टेंट डिजीज है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो साथ में यहाँ पर G6P
डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी एक टाइप का एंजाइम होता है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज होती है, जिसको बोलते हैं G6P हाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी जो सिंड्रोम होता है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, सेक्स लिंक क्रोमोसोम की, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम के इसके जीन लिंक्ड होते हैं। तो ये आपको 3 करोड़, तो ये 5 आपको याद रखना है कम से कम। तो बाकी जो बच गए किस में डाल देना है, ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर डाल देना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में ये 5 देख लेना है, 5 देखने के बाद कौन किस में डाल देना आपको, ऑटोसोमल रिसेसिव में। 5 भी याद नहीं रखो तो कम से कम आपको कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ये दोनों आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये बिल्कुल याद रखना है कि किस में आ रहा है सर, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, किस टाइप के यहाँ पर सेक्स लिंक्ड है। बाकी सर जो मेरे पास में एनसीईआरटी का कोई भी एग्जांपल आएगा मैं किस में डाल दूंगा सर, ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर यहाँ पर डाल दूंगा, जिसके अंदर क्या आएगा सर, सिकल सेल एनीमिया आएगा, पीकेयू आएगा, फिनाइल कीटोयूरिया आएगा, थैलीसेमिया आएगा, उसी साथ में मस्कुलर डायस्ट्रोफी वाला जो मसल्स डैमेज वाला डायस्ट्रोफी एब्सेंट यहाँ पर रहता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला, सॉरी ये इसके अंदर नहीं है, अपन किसके अंदर पढ़ा, मसल डायस्ट्रोफी वाला इसके अंदर, ठीक है, ये इसके अंदर आएगा, ठीक है, यहाँ पर करेक्शन कर लेना। एल्केप्टोन्यूरिया की बात करें जिसके अंदर ब्लैक यूरिन डिजीज निकलती है, एल्बिनिज्म की बात करें उसी साथ में यहाँ पर गलैक्टोसेमिया की बात करें, ठीक है, टैक्स डिजीज की बात करें, गौचर डिजीज की बात करें, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा डिजीज हैं जो मैंने लिखा है, ये एनसीईआरटी में नहीं है तो आप लोगों को याद नहीं रखना है, बट इसका सिंपल यदि एग्जाम्पल मतलब डाल देता है एग्जाम्पल क्वेश्चन या स्टेटमेंट में क्वेश्चन डाल देता है तो आपको इतना दिमाग में यहाँ पर रखना है, ठीक है। बाकी अपन जो पढ़ेंगे यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया अपने मतलब एनसीईआरटी में डिटेल में, फिनाइल कीटोयूरिया, थैलेसीमिया, 3 डिजीज इधर से, और साथ में कलर ब्लाइंडनेस और साथ में हीमोफीलिया, तो 5 डिजीज के बारे में और अपन डिटेल से यहाँ पर बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा कौन सी डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट्स है, कौन सी डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है, और कौन सी यहाँ पर अपने पास में सेक्स लिंक्ड डिजीज यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया का जिसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसकी अपन ने पहले भी डिटेल में चर्चा की थी, जो आपको याद होगा तो बताइए किसमें कहाँ पर बात की थी यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया की, जल्दी याद करिए। जब आपको जीन इंटरेक्शन पढ़ाया था उस टाइम यहाँ पर बताया था इसके बारे में, इसको 2 टाइप के जीन इंटरेक्शन के अंदर मैंने डाला था, एक तो डाला था किसमें जल्दी बताइए, जिसके अंदर मैंने आपको हिंट भी दे देता हूँ मैं आपको, इसके अंदर मैंने बताया था कि HbA और HbS इस टाइप की आरबीसी मेरे को देखने को मिलती थी, इसके अंदर डाला था। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ऐसे नहीं है। दोनों टाइप के मेरे को क्या देखने को मिल रहे हैं सर, जीन देखने को मिल रहे हैं या एलिस देखने को मिल रहे हैं, तो दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन, मतलब इसके अंदर डाला था मैंने इसको कोडोमिनेंस के अंदर, ठीक है। जो स्टूडेंट यदि पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हो तो जाकर के देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर थे, ठीक है। तो साथ में ये HbS यहाँ पर आपको समझाऊंगा, ये एक इफेक्ट नहीं है, बहुत मोर देन नंबर ऑफ इफेक्ट डालते हैं, ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं, इसलिए एक अपने पास में जीन यदि एक से ज्यादा ट्रेड को यदि इफेक्ट डाल रहा है तो किसके अंदर, मैंने बताया था आपको यहाँ पर प्लियोट्रोपी, तो ये किसके अंदर जाता है, प्लियोट्रोपी के अंदर भी यहाँ पर जाता है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। सिकल सेल एनीमिया इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, सिकल सेल, तो सिकल सेल एनीमिया का, एनीमिया वर्ड का मतलब किससे है सर, ब्लड से है, और ब्लड के अंदर अपने सबसे जो मेन जो कंपोनेंट होता है क्या होता है सर, आरबीसी। तो सिंपल सी बात है, जो सिकल सेल एनीमिया किसके हो रहा है सर, ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड में क्या होती है सर, आरबीसी। तो मतलब सर हमारी जो आरबीसी है जो ओवल शेप है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिकल शेप में। सिकल ये एक टाइप का अपन जो आपने देखा होगा घर पे दराती टाइप की होती है ना, जो अपन जिससे अपन हार्वेस्टिंग करते हैं, अपनी जो क्रॉप होती है वो इस टाइप की शेप की होती है, उस वहां से वर्ड आया सिकल वर्ड, ठीक है। तो इस टाइप की हो जाती है, ये अपनी आरबीसी नॉर्मल आरबीसी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे सिकल शेप में कन्वर्ट होती है, और अपने पास में जो अपनी ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होती है, अब उसके अंदर जाकर के क्या हो जाएगी, फंस जाएगी, फंसेगी तो सीधी सी बात अपना ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और ब्लड फ्लो रुक जाएगा तो क्या होगा, अपने पास में सेवल अपने को क्या अपने को पेन देखने को मिलेगा। और जो अपने पास में सिकल शेप है, नॉर्मल आरबीसी सिकल शेप हुई है, ये अपनी जो बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, डैमेज होंगे, जब डैमेज होंगे तो अपने पास में आरबीसी का काउंट कम होगा, काउंट कम होगा तो अपने पास में क्या होगा, ब्लड भी यहाँ पर ब्लड की भी कमी देखने को मिलेगी बॉडी में, तो उस ब्लड की कमी को अपन क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, तो एनीमिया देखने को मिलेगा। या अपने कैपिलरीज के अंदर क्या देखने को, ब्लॉकेज देखने को मिलेगा, जो अपनी आरबीसी है, और आरबीसी की जो सिकल शेप हुई उसकी वजह से अपनी जो आरबीसी की जो लाइफ साइकिल है वो भी क्या होगी, 20 डेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक। तो ये मल्टीपल इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए हमने इसको प्लियोट्रोपी के अंदर यहाँ पर डाला था, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इससे सारी चीजें होती क्यों है, इसके क्यों ऐसा होता है, ये कंडीशन सिकल सेप क्यों बनती है, उसके बारे में इसका जेनेटिकल अपन चीजें पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको इसका कुछ जीनोटाइप को बता देता हूँ, आपको यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए जीनोटाइप से लेकर के वो मैं बता देता हूँ। नॉर्मली जीनोटाइप नॉर्मल आरबीसी होगी, नॉर्मल आरबीसी होगी तो नॉर्मल एलील होगा, तो उस कंडीशन में जो इसका जीनोटाइप होता है वो क्या होता है, HbA,
ठीक है, ऐसे ही होगा इसका HbS, सिकल सेल पेप्टाइड एलील्स होगा उसका होगा HbS। HbS इसके ना ऐसे नहीं, इसके ऊपर लिख लेना ऐसे, क्योंकि अपन जो एलील्स का जो डिजीज का सिंबल यदि दिखाते हैं तो ऊपर अपनी सिंबल ऊपर रख लेते हैं, जैसे HB हीमोग्लोबिन है, लेकिन हीमोग्लोबिन कौन सा है, सिकल सेप वाला है, तो S मैंने ऊपर डिनोट यहाँ पर कर दिया। ठीक है, ये क्या होगा HbS, ये कंडीशन अपने को देखने को मिलेगी। अब इसमें अलग अलग कंडीशन देखने को मिलेगी जब, क्योंकि हम क्या है हैप्लोइड है, हैप्लोइड मेरे पास में क्या होगा, नंबर ऑफ 2 एलील मेरे को देख, तो मेरे पास में क्या होगा HbA मतलब क्या है नॉर्मल आरबीसी का ये जीनोटाइप होगा। यदि HbS होगा तो नॉर्मल तो है बट क्या है सर कैरियर है, मतलब 50% क्या है सर प्रोबेबिलिटी है ट्रांसमिट होने की किसके अंदर, म्यूटेंट जीन के अंदर। ठीक है, ये HbA HbS। यदि HbS आ गई तो इसको मैंने क्या बोल दिया, सिकल सेल एनीमिया, मतलब जो अपने पास में इन्फेंट है वो उसकी मतलब डेथ हो जाएगी किसके अंदर, मतलब पहली मतलब हो सकता है भ्रूण स्टेज के अंदर डेथ हो जाए, बाद में जब जन्म लेने के बाद तुरंत यहाँ पर डेथ होगी, कब होगी, HbS। तो जिसकी HbS कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, यहाँ पर कौन सी टाइप की डिजीज है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव, मतलब सेक्स क्रोमोसोम से लिंक नहीं है, लेकिन किससे कौन से क्रोमोसोम से है, ऑटोसोमल से। रिसेसिव है क्योंकि रिसेसिव क्यों है, क्योंकि HbS वाली कंडीशन में मेरे को क्या देखने को मिल रहा है सर, सेम मतलब सेम पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया था। जब जब रिसेसिव में आपको पढ़ाऊंगा तो मतलब ए स्मॉल इस कंडीशन में मतलब सिमिलर कंडीशन वाला जो एलील होगा, होमोजाइगस वाला जो एलील होगा, कौन सा होगा, रिसेसिव वाला, उसके अंदर अपने को देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर HbS कंडीशन में अपने को क्या देखने को मिलती है, डिजीज कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है, जबकि HbA और HbS मतलब मेरे पास में सो एक ही जीन यहाँ पर रिसेसिव है तो ये डिजीज कोज नहीं कर रहा, बट अभी भी ये क्या हो रहा है, कैरियर की तरह बिहेव करेगा। बाकी जब इसका आपको नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कैसे ट्रांसफर होता है वहां पर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी तक ये चीज आप लोग याद रखिए दिमाग में। अब होता क्या है आपको पता है कि इसके अंदर एक टाइप का पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलता है, लेकिन इसकी अपन बेसिक से समझे, आरबीसी है तो किससे बनी होती है अपने पास में, ये बीटा चैन होती है, यहाँ पर इसके अंदर अल्फा चैन होती है, 2 सर अल्फा चैन होती है, 2 बीटा चैन होती है। और ये जो बीटा चैन है एक टाइप की क्या है, पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड चैन होती है, जिससे किससे बनी होती है, पेप्टाइड से बनी होती है। अब इसको मैं लिंक कर रहा हूँ म्यूटेशन से, पेप्टाइड से बनी होती है। जब सब पेप्टाइड से बनी होती है तो इसके अंदर क्या होंगे सर, न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो न्यूक्लियोटाइड होंगे तो सब न्यूक्लियोटाइड के अंदर इसके अंदर चेंजेस होता है, इसलिए मैं इसको क्या बोला, सब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन टाइप का पॉइंट म्यूटेशन इसको नाम दिया। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट इसकी लाइन बनती है इसके अंदर किस टाइप का म्यूटेशन होता है, यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन, मतलब सर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर कोई एक न्यूक्लियोटाइड आ रहा है वो इसके अंदर ऐड हो रहा है और अपने पास में जो ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड था उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड से पूछा जाएगा, ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा आपको कि सर कि इसके अंदर स्टेटमेंट डाल के पूछेगा तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है, तो इसमें होता क्या है, GAG की जगह क्या हो जाता है, GUG, मतलब एक की जगह यहाँ पर U आ जाता है। अब जो GAG था, ये जो न्यूक्लियोटाइड ग्रुप था 3 का, ये क्या बनाता है अपने पास में, ग्लूटामिक एसिड बनाता है। ये ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है किसके अंदर, वेलिन के अंदर। और जो वेलिन न्यूक्लियोटाइड होता है ये क्या होता है, यहाँ पर अपने पास में प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता, बॉडी के द्वारा यूरिन के द्वारा पास आउट हो जाता है। इस वजह से जो वेलिन था ये अब इसकी जो चैन थी, पहले नॉर्मल चैन थी जो ग्लूटामिक एसिड की वजह से बन रही थी, अब ये क्या हो जाती है, म्यूटेंट हो जाती है। और म्यूटेंट होने के बाद ये क्या करती है, अपनी आरबीसी को सिकल शेप के अंदर चेंज कर देती है। जब अपने पास में O2 की स्ट्रेस कंडीशन यहाँ पर रहती है, जब ह्यूमन के O2 की स्ट्रेस कंडीशन आएगी, उस स्ट्रेस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो अपनी आरबीसी क्या होती है, सिकल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर चेंज यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो इसका मैंने आपको मतलब इसका जो पैटर्न है वो मैं आपको समझा दिया कि कैसे होता है म्यूटेशन, कैसे इसके अंदर इफेक्ट डालता है। तो किसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, न्यूक्लियोटाइड बेस के ऊपर। और न्यूक्लियोटाइड के ऊपर अपन जब बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, जीन म्यूटेशन की। और जीन म्यूटेशन के अंदर किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन टाइप का। और सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, पॉइंट म्यूटेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सर क्या हो रहा है, GAG की जगह GUG आ रहा है, मतलब ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन यहाँ पर आ रहा है। और जब अपनी जो आरबीसी होती है जो O2 की स्ट्रेस कंडीशन में जाती है, जब जहाँ पर O2 कम होती है तो वहां पर क्या करती है आरबीसी, अपन नॉर्मल शेप से केस में चली जाती है, यहाँ पर सिकल शेप में यहाँ पर कन्वर्ट यहाँ पर हो जाती है। और जब सिकल शेप आरबीसी बन जाएगी, जिसके फीचर मैंने आपको बता दिया, ये क्या क्या डैमेज है यहाँ पर करेगी। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसको अपन चेंज कैसे होता है सर, मतलब नेक्स्ट पीडी में जाएगा तो उसका मैं रेशियो आपको बता देता हूँ। जब मेरे पास में वेक्टर फॉर्म में होगा, जैसे मैंने बताया आपको HbA और HbS कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन बताया।
अब इसके अंदर पोस्ट कैरियर है, तो कैरियर होगा तो सीधी सी बात है, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो उसके अंदर क्या होगी, 50% पॉसिबिलिटी होगी। तो आपको डायरेक्ट यदि पूछ लीजिए कि मेरे पास में कोई सिकल सेल आरबीसी है, लेकिन किस कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, मतलब एचबीएस है, तो अपने मतलब पेरेंट टू मतलब प्रोजेनी या संतति के अंदर जाने जाएगी तो उसकी कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी होगी, तो कितनी होगी, 50%। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया है, बट एनसीईआरटी थोड़ा सा इसका हिंट दे रखा है, तो आपको पूछा जा सकता है कि अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो आपके दिमाग में ये चीजें रखनी है कि इसकी जो कैरियर होगा सर, और आपको मैंने बताया कि पेरेंट्स से एक गैमेट जाते हैं, तो हो सकता है एक पेरेंट में एचबीए चला गया, दूसरे पेरेंट में तो दूसरी प्रोजेनी तो उसमें एचबीएस चला गया, तो सीधी सी बात है कितना परसेंट होगा यहाँ पर, 50% पॉसिबिलिटी होगी, किससे, कैरियर से। यदि यही कंडीशन यदि एचबीएस होगी, ठीक है, और पेरेंट्स और जो दोनों पेरेंट्स हैं वो दोनों ही एचबीएस कंडीशन में होंगे, तो 100% प्रोजेनी में जीन जाएगा, तो ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक जीन भी जाएगा तो वो भी क्या जा रहा है, एचबीएस जा रहा है, तो क्या होगा, 100% जो अपने पास में प्रोजेनी वो किससे मतलब कौन से डिसऑर्डर से होगी अपने पास में, सिकल सेल एनीमिया से। तो वो कॉम्बिनेशन आप निकाल लेना, मैंने हल्का सा हिंट दे दिया, बट ऐसा क्वेश्चन आपको इतना पूछा नहीं जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है फिनाइलकेटोन्यूरिया। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट आपको याद रखना कि तो क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, उसी साथ में किससे रिलेटेड है, मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म से कैसे रिलेटेड है वो मैं आपको बताता हूँ। जब ऑटोसोमल रिसेसिव होगा तो सिंपल सी बात है सर, स्मॉल ए कंडीशन, मतलब ये इन रिसेसिव कंडीशन में ही डिजीज मतलब खोज करेगा। यदि ये मतलब रिसेसिव कंडीशन में नहीं है, यदि हेट्रोजाइगस कंडीशन में इस प्रकार से कैपिटल ए स्मॉल ए इस प्रकार से है, कैपिटल ए स्मॉल ए पेरेंट और दोनों है, तो 25% चांस होंगे इसके अंदर प्रोजेनी इज इफेक्टेड स्मॉल ए जाने का, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई नॉर्मल। अब इसमें होता क्या है, जो फिनाइल एलिनिन अपनी बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड होता है, इसको चेंज करने के लिए, इसको बहुत सारी अलग अलग फॉर्म में चेंज किया जाता है, उसको चेंज करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं फिनाइल जो फिनाइल सॉरी फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज, ठीक है। ये फिनाइल एलेनिन जो हाइड्रोजिलेज होता है एंजाइम, ये एंजाइम बहुत सारे काम करता है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या क्या काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करता है, फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, टायरोसिन के अंदर। ये टायरोसिन फिर डोपामीन, मेलानिन, एड्रेनालिन वगैरह ये सब यहाँ पर फॉर्मेशन करता है। और ये जो अलग अलग जो अपने पास में जो सब्सटेंस बने हैं, ये अपने आप बॉडी के अंदर अलग अलग इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे मेलानिन की बात करें तो मेलानिन क्या करता है, अपने अंदर स्किन के अंदर और हेयर के अंदर पिगमेंटेशन का काम करता है। तो जब मेरे पास में यही जो मेरे पास में जो हाइड्रोलेज एंजाइम था, फिर जो अपने पास में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज एंजाइम था, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई, कोई जीन कोड के अंदर म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन की वजह से ये क्या होगा, नहीं बन रहा है। और जब नहीं बनेगा तो मेरे पास में टायरोसिन नहीं बनेगा। जब टायरोसिन नहीं बनेगा तो सीधी सी बात है, मेरे पास में जो स्किन और हेयर्स है उसका पिगमेंटेशन वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा तो जो अब ये फिनाइल एलेनिन है ये कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो ये भी अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा तो हो रहा, लेकिन इकट्ठा होता तो है फिनाइल एलेनिन, लेकिन और भी ये अलग अलग अपने पास में डेरिवेटिव्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर। ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है ये क्या है, एक टाइप का कीटोन है। और ये कीटोन है तो ये अपने जो न्यूरॉन्स होते हैं, अपने जो ब्रेन होता है उसके अंदर जाकर के क्या होता है, मतलब वहां पर इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने से मेंटल रिटार्डेशन जैसी प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप देख लीजिए, एक यहाँ पर फिनाइल एलेनिन मतलब एक जीन की वजह से अपने को कंडीशन कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स या नंबर ऑफ करेक्टर अपनी बॉडी के अंदर मतलब इफेक्ट डालते हुए दिख रहे हैं। इसलिए मैंने आपको जब जीन इंटरेक्शन पढ़ाया था उस टाइम प्लियोट्रोपी के अंदर मैंने आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया वाला भी एग्जांपल यहाँ पर डाला था, ठीक है। तो उसको मैंने बिल्कुल आपको यहाँ पर विथ मतलब इसका प्रूफ आपको समझा दिया कि प्रॉब्लम कैसे अपने को देखने को मिलती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो कुछ इसके अलग अलग है। जब अपने पास में जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो बॉडी अपने अच्छे से क्या मतलब इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं करती। जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगी तो यूरिन के द्वारा अपने को किडनी से बाहर यहाँ पर निकलते हुए दिखाई देते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया वगैरह, इसलिए, ठीक है। बाकी एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्रेन रिजल्ट इन द मेंटल रिटार्डेशन, तो जो अपने पास में जो डेरिवेटिव्स थे इनका ब्रेन के अंदर मतलब एक्यूमुलेशन होने से मेंटल रिटार्डेशन जैसी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलती है। लेकिन मेन जो यहाँ पर याद रखना है, आप ये याद रखना है कि सर फिनाइल कीटोन्यूरिया एक क्या होती है, अपने पास में ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है। और फिर इसमें होता क्या है, फिनाइल जो एलेनिन है सर, इसको मतलब कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन डीहाइड्रोजिनेज। ये फिनाइल एलेनिन डीहाइड्रोजिनेज होता है, इसके अंदर कुछ चेंजेस होता है। जो फिनाइल एलेनिन जो एंजाइम कहाँ से बन रहा है, सेम जीन से क्या बनेगा, जीन से कोई मैसेंजर आरएनए अपनी इंफॉर्मेशन लेकर आता है एज ए प्रोटीन या एंजाइम।
तो वो वहां से कोई चेंजेस हो गया कोई जीन के अंदर, कोड के अंदर, तो अब क्या होगा, ये बनना बंद हो गया। जब ये बनना बंद हो गया तो फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन के अंदर चेंज नहीं होगा। तो टायरोसिन के अंदर चेंज नहीं होगा तो टायरोसिन से ना तो डोपामाइन बनेगा, ना डोपा बनेगा, न मेलेनिन बनेगा, न T3 T4 बनेगा, न ही एड्रेनलिन बनेगा। जब ये इतने सारे सब्सटेंस नहीं मिल रहे बन रहे, तो जिन जो ये सब्सटेंस अपनी 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 भूमिका जो मतलब दिखा रहे थे बॉडी के अंदर, तो वो काम अब क्या क्या करेंगे, नहीं करेंगे। मेलेनिन क्या करेगा, स्किन का पिगमेंटेशन नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी बॉडी के अंदर। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है एक सिंगल जीन की वजह से। तो इसको अपन किसके अंदर डालते हैं, प्लियोट्रोफी के अंदर भी यहाँ पर बात यहाँ पर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, जिसके अंदर आपको फिनाइल कीटोयूरिया के अंदर याद रखने का वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट आता है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया की बात करें तो ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है ये भी, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, ब्लड डिजीज है, ब्लड से रिलेटेड डिजीज होती है। और जब ब्लड से रिलेटेड डिजीज होगी तो सीधी सी बात है किसकी बात करेंगे सर, हम यहाँ पर अल्फा बीटा चैन की भी यहाँ पर बात करेंगे। जब जब ब्लड से रिलेटेड डिजीज की अपन बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, यहाँ पर अल्फा बीटा चैन की यहाँ पर बात करेंगे। और जब ब्लड से रिलेटेड बात हो रही है तो सीधी सी बात है एनीमिया। जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया की बात की, वहां पर भी एनीमिया की बात किया, क्योंकि वहां पर भी आरबीसी मतलब ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। थैलेसीमिया के अंदर भी यहाँ पर ब्लड डिजीज से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और जब मैं आपको हीमोफीलिया पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी अपन ब्लड से रिलेटेड बात करेंगे। तो वहां पर भी हम किसकी बात करेंगे, अपने यहाँ पर कुछ फैक्टर्स की वगैरह की बात यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं किसकी, अपने पास में जो सिंथेसिस और ग्लोबिन चैन और यहाँ पर अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा एंड बीटा ही क्या हो जाती है, यहाँ पर एबनॉर्मल क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। जब एबनॉर्मल फॉर्मेशन होगी, जब अपने पास में प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो थैलेसीमिया डिजीज होती है ना, ये एक प्रकार की क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स होती है। मतलब ये डिपेंड करती है कि कितना ग्लोबिन बन रहा है, ये डिपेंड नहीं करती कि कितना अच्छी अमाउंट में ग्लोबिन बन रहा है। ये नहीं, इसको ज्यादा ग्लोबिन बनेगा तो ज्यादा हीमोग्लोबिन बनेगा तो बॉडी के अंदर एनीमिया नहीं होगा। तो इसलिए तो थैलेसीमिया एक टाइप की किस प्रकार की है, क्वांटिटेटिव यहाँ पर अपने पास में क्या है, प्रॉब्लम्स के अंदर माना जाता है यहाँ पर, ठीक है। जबकि सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो वो क्या है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मैंने क्या बोला, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी पे डिपेंड नहीं है, वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जीन लेवल पे म्यूटेशन यहाँ पर हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है, फॉर्मेशन लेवल पर, मतलब जब ग्लोबिन बीटा चैन यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है उस लेवल के अंदर, लेवल के ऊपर म्यूटेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। दोनों को आपको वर्ड को बिल्कुल याद रखना है कि थैलेसीमिया किसके अंदर आता है, यहाँ पर क्वालिटी, यहाँ पर किसके अंदर आता है, क्वांटिटेटिव के अंदर। जबकि जो क्वालिटी के अंदर आता है, क्वालिटेटिव जो प्रॉब्लम्स होती है वो किसके अंदर आती है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब होता क्या है बीटा थैलेसीमिया और मतलब अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है। क्योंकि दो प्रकार के मेरे पास में क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चैन होती है। तो दोनों के अंदर जिस प्रकार का चेंजेस देखने को मिलेगा तो उस हिसाब से मेरे पास में दो टाइप की मैं थैलेसीमिया पढ़ूंगा। एक पढ़ूंगा यहाँ पर बीटा थैलेसीमिया, इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ बीटा जो ग्लोबिन चैन होती है ना, वो क्या होती है यहाँ पर इफेक्टेड होगी। जब इफेक्टेड होगी तो सीधी सी बात है मेरे पास में लेस बीटा चैन बनेगी। जब लेस बीटा चैन बनेगी तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बीटा थैलेसीमिया माइनर। और यदि मेरे पास में बीटा चैन बनी नहीं रही तो उसको मैं बोलूंगा बीटा थैलेसीमिया मेजर। तो दो टाइप के मेरे पास में थैलेसीमिया होगा, बीटा थैलेसीमिया माइनर और बीटा थैलेसीमिया मेजर। और जो इसका जो जीन होगा बीटा जो चैन जिससे बीटा चैन बनती है, तो इसका जीन भी कोई तो क्रोमोसोम पे होगा। तो कौन से क्रोमोसोम पे होता है, क्रोमोसोम 11 के ऊपर यहाँ पर जीन होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, HBB, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला यहाँ पर, मतलब इसका जीनोटाइप यहाँ पर होता है। जबकि अल्फा थैलेसीमिया होता है, इसका आपको क्रोमोसोम यहाँ पर याद रखना है, क्रोमोसोम कौन से पे होगा, ये 16 पे होगा। जबकि ये किस पे होता है, क्रोमोसोम 11 पे। तो दोनों पॉइंट ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अल्फा ग्लोबिन चैन का क्या होती है, इफेक्टेड होती है। तो टू क्लोजली जो लिंक्ड जीन होते हैं HBA, इसके अंदर दो जीन होते हैं HBA1 और क्या होता है HBA2, ठीक है। ये HBA HB1 और HBA2 ये दोनों किसके ऊपर है, क्रोमोसोम 16 के ऊपर। तो क्या बनेंगे, सीधी सी बात है, जब एक जीन है तो दो क्या बनाएगा, टोटल कितने टाइप के जीन बना देगा, यहाँ पर 4 जीन बनाएगा। तो 4 जीन यहाँ पर एक फैक्टेड होते हैं। और जैसे इसके अंदर म्यूटेशन या डिलीशन होगा एक या एक से ज्यादा जीन का, तो सीधी सी बात है किसको इफेक्ट डालेगा अपने पास में, जब अपने पास में अल्फा चैन को यहाँ पर इफेक्ट डालता है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, अल्फा थैलेसीमिया मेजोरा या अल्फा थैलेसीमिया माइनोरा। वो सेम प्रोसेस इसके अंदर है। बस इसके अंदर याद क्या रखना है आपको कि बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर देखने को मिलता है, जबकि अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर देखने को मिलता है। और ये एक प्रकार की ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज होती है। और किससे रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है। तो इसके अंदर क्या होता है सर, हीमोग्लोबिन कम बनता है, मतलब अमाउंट के ऊपर डिपेंड होती है। तो इसके लिए कौन सी टाइप की डिजीज है, यहाँ पर क्वांटिटेटिव टाइप की डिजीज होती है। तो ये 4 पॉइंट आपको थैलेसीमिया से रिलेटेड बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल भी ये चीजें आपको नहीं भूलनी है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ब्लैडर डिजीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक टाइप का क्या है, ब्लड डिजीज है, तो इसको अपन ब्लैडर डिजीज या रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं। रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। रॉयल डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो विक्टोरिया फैमिली थी, जिसमें जो रानी क्वीन विक्टोरिया थी, उस वो क्या थी, एक वेक्टर थी, यहाँ पर कैरियर की तरह मतलब काम करती थी। तो मैंने बता दिया ये भी क्या है, एक टाइप की अपने पास में हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में भी क्या है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसका लिंक जीन पाया जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे क्वीन जो विक्टोरिया थी वो क्या थी, कैरियर थी, तो मैं क्या बोलूंगा XCX। ये क्या है, फीमेल है लेकिन कैरियर है, तो एक ही क्रोमोसोम पे क्या पाया जा रहा है, लिंक जीन यहाँ पर पाया जा रहा है। तो जैसे इसकी जो भी मतलब इसकी मतलब संतति पैदा होगी, यदि यहाँ पर कोई भी यदि इससे क्या आएगा XC, और यदि फीमेल होगा, जो मेल होगा तो मेल तो सीधा क्या हो गया, इफेक्टेड हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हीमोफीलिया डिजीज में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं होता। इसके अंदर टोटल अपना जब ब्लड क्लॉट होता है, आप 11th चैप्टर के अंदर जब पढ़ोगे तो वहां पर तो आपने देखा होगा कि 13 फैक्टर्स होते हैं जो अपने ब्लड को क्लॉट करते हैं। यदि उसमें से एक भी फैक्टर यदि नहीं मिलता है ब्लड, तो अपना जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता है। तो यहाँ पर इस 13 फैक्टर में से फैक्टर 8 और फैक्टर 11, ये दोनों फैक्टर याद रखना है। जब फैक्टर 8 एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं हीमोफीलिया ए, जो मोस्ट कॉमन अपने को देखने को मिलती है। और जब फैक्टर 11 या एब्सेंट मिलता है उसको बोलते हैं हीमोफीलिया बी। मोस्ट इंपोर्टेंट अपने पास में कौन सा है, फैक्टर 8 वाला। तो यहाँ पर फैक्टर 8 एब्सेंट अपने को देखने को मिलता है, वो ही अपने पास में म्यूटेशन की वजह से हुआ है, तो हीमोफीलिया ए देखने को मिलेगा, जो मोस्ट कॉमन यहाँ पर अपने पास में है। टोटल तो 13 फैक्टर होते हैं जो अपने क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट करने का काम करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसका कुछ जेनेटिक कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। जैसे फीमेल होगी, फीमेल के पास क्या होगा, XX, और मैंने बोल दिया कि आपके पास में क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन है, तो किसके ऊपर इसका जीन होगा, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। तो जैसे एक्स है, मतलब एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हीमोफीलिया डिजीज को, ठीक है। तो ये क्या होगी, कैरियर होगी। तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल फिनोटाइप होगा, कैरियर ही तो है। लेकिन एक्स है तो ये क्या होगा, इफेक्टेड होगा, मतलब लीथल या फीटल स्टेज डेथ। मतलब इस प्रकार की यदि कोई फीमेल है जिसके ऊपर दोनों क्रोमोसोम के ऊपर ही लिंक्ड जीन पाया जा रहा है हीमोफीलिया का, तो फीटल स्टेज के अंदर इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जो बहुत हमें रेयरली यहाँ पर इस कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन मेल की बात करें, मेल के अंदर एक भी क्रोमोसोम के ऊपर यदि अपने पास में इफेक्टेड आ गया, मतलब XHY, तो इसको बोलेंगे इफेक्टेड मेल, ठीक है। ये बाद में अपने को लेटर स्टेज में यहाँ पर देखने को मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि इससे पहले ही क्या हो जाएगी, डेथ यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। अब इसका यदि देखें, मैं कोई आपको एक सिंपल क्रॉस बनाकर देता हूँ, बाकी यदि कोई क्रॉस आता है तो आप लोग कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको इससे इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जैसे कैरियर फीमेल है मेरे पास XH और नॉर्मल मेल है XY, ठीक है। अब मैं इससे क्या बनाऊंगा, गैमेट्स फॉर्मेशन करूंगा। तो मेरे पास में कितने गैमेट बनेंगे, 4 गैमेट बनेंगे। एक गैमेट बन गया मेरे पास XHX, एक बन गया XHY, एक बना XX, और एक बन गया मेरे पास में X और Y। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये तो क्या हो गया, कैरियर हो गया, ये भी क्या हो गया, यहाँ पर ये कैरियर हो गया XHX, जबकि XHY ये क्या हो गया, मेरे पास में इफेक्टेड हो गया, ठीक है। XX ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, और XY वाला नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 50% कैरियर जो फीमेल है, फीमेल के अंदर 50%, मतलब 100% फीमेल ये वाला, लेकिन फीमेल के अंदर बात करें तो फीमेल के अंदर तो 50% कैरियर फीमेल, और मेल के अंदर यदि बात करें तो मेल के अंदर क्या है, 50% इफेक्टेड मेल आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो ओवरऑल इफेक्टेड प्रोजेनी की बात करें तो कितना होगा, 25%, और इफेक्टेड मेल की बात, फीमेल की बात करें तो क्या होगी, 0%, ठीक है। मतलब मेरे पास में 4 गैमेट बने, 4 गैमेट में एक फीमेल जो है वो क्या है, कैरियर है। जब 4 गैमेट में से 2 क्या है, फीमेल है, तो 2 फीमेल में से कोई भी इफेक्टेड नहीं है, तो इफेक्टेड फीमेल 0% है। लेकिन यदि इफेक्टेड प्रोजेनी की यदि बात करेंगे तो उसमें मेरे पास में एक जो प्रोजेनी आ रही है मेल वाली, वो क्या इफेक्टेड है। तो 4 में से एक जब हो रही है तो 25% रेशियो बन गया ना, तो ओवरऑल 25% इफेक्टेड क्या आ गई, मेरे पास में प्रोजेनी यहाँ पर आ गई। तो ये क्वेश्चन यदि आपको बनेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्रॉस करवा लेना है, एक्स क्रोमोसोम पे ऊपर है। हो सकता है यहाँ पर अलग से कुछ आपको कॉम्बिनेशन दे दे, बोल दे कि मेरे पास में जो मेल है ये मेल इफेक्टेड है, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या हो जाएगा, XHY यहाँ पर बन जाएगा। और यदि बोल दे यहाँ पर कि यहाँ पर फीमेल नॉर्मल है, मतलब X यहाँ पर बन जाएगा। तो इसको आप क्रॉस करके देख लेना, जो यहाँ पर रेशियो है वो देख लेना। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन आ सकता है, मैंने आपको समझा दिया सिंपल लैंग्वेज में जो यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी एक प्रकार का क्या है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, यहाँ पर भी ये भी क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो मैंने आपको बताया, ठीक। रिजल्ट क्या है इसका, फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन। तो रेड एंड ग्रीन कलर होता है ना, उसको अपन अच्छे से पहचान नहीं पाते, इस डिजीज के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही, इसके अंदर
ऐसा नहीं है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो सर मेरे को दिखना बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी जो आंख जो होती है, आंख के जो जो बिल्कुल पीछे वाला जो पार्ट होता है, जहाँ पर अपने पास में दो टाइप की सेल होती है, एक होती है रोड सेल, जो रोड सेल अपने विजन का काम करती है, जबकि दूसरी सेल होती है कोन सेल। ये क्या करती है, इस कोन सेल के अंदर डिफेक्ट होता है जो अपने को कलर आइडेंटिफाई करने का जो काम करवाती है कोन कोन सेल। इसके अंदर डिफेक्ट होने की वजह से रेड कलर के अंदर और ग्रीन कलर के अंदर प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर सकते, मतलब उसको आइडेंटिफाई यहाँ पर नहीं कर सकते। तो इसको कलर ब्लाइंडनेस से आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर हम रेड कलर और ग्रीन कलर को हम अच्छे से प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। उसी के साथ में एक प्रकार के सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज यहाँ पर है। और इसी के साथ में इसको डायग्नोसिस करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं ईसर टेस्ट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ये ईसर टेस्ट में होता क्या है, आपको डिजाइन दी जाएगी जिसके अंदर डॉटेड फॉर्म में क्या होंगे, ग्रीन और क्या होंगे यहाँ पर रेड होंगे। रेड डॉटेड फॉर्म में या तो पहले बार रेड रेड यहाँ पर दे देगा, बीच में कोई भी नंबर जैसे 2 नंबर या 11 नंबर या 21 नंबर आपको डॉटेड फॉर्मेट में क्या दे देगा, यहाँ पर अपने पास में आपको ग्रीन कलर दे देगा। फिर उसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो उस चीज में यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, उसी को बोलते हैं इशार टेस्ट। आप नॉर्मली आप गूगल पे डालोगे तो इसकी बहुत सारी इमेज आपको दिखाई दे देंगी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो होता है मेल के अंदर ज्यादा अपने को देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है सर, जब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर है, जबकि अब क्रोमोसोम के एक्स के ऊपर है, जबकि मेल के अंदर तो एक ही क्रोमोसोम है, तो ज्यादा इफेक्ट इसके ऊपर डलता है। तो इसलिए अपनी जो 8% मेल के अंदर पॉपुलेशन के देखने को मिलता है, जबकि फीमेल के अंदर ओनली 0.4% के अंदर यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलता है। सेम आपको क्रॉस वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपको यदि सिंपल बताऊं, जैसे मेरे पास में क्या है, कैरियर फीमेल है, तो कैरियर फीमेल होगी तो वही मेरे पास में क्या होगा, एक्स सी एक्स होगा। और मेरे पास में नॉर्मल मेल है तो क्या होगा, एक्स वाई होगा, ठीक है। इसको यहाँ पर आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। मैंने क्या लिया, एक कैरियर लिया, दूसरे में मेरे पास क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ, ठीक। अब इसका मैंने जब क्रॉस करवाया तो मेरे पास में यहाँ से क्या बनेगा, एक तो मेरे पास में क्या बन गया, एक्स सी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास में क्या बनेगा, एक्स एक्स सी वाई, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास में क्या बनेगा, एक्स एक्स, और मेरे पास में नेक्स्ट क्या बनेगा, एक्स वाई। तो यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हो आसानी से। क्या निकाल सकते हो, सेम कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है, हीमोफीलिया वाला है। कि यहाँ पर क्या हो रहा है सर, मेरे पास में जो फीमेल आ रही है ये क्या आ रही है, यहाँ पर कैरियर की तरह आ रही है, जबकि यहाँ पर जो मेल आ रहा है वो क्या आ रहा है, इफेक्टेड आ रहा है। यहाँ पर मेल नॉर्मल है, यहाँ पर भी क्या है, फीमेल नॉर्मल है, यहाँ भी फीमेल नॉर्मल। तो जो सेम रेशियो अपने पास में किस में आ रहा है, वही रेशियो मेरे पास में कहाँ मिलेगा, इसके अंदर भी यहाँ पर मिलेगा। लेकिन ओनली वन प्रोजेनी इज कलर ब्लाइंड मेल के अंदर, द मदर इज नॉट, कभी भी मदर यहाँ पर अपने कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पर देखने को मिली। अलग अलग केस के ऊपर है, जो केस आपको पूछेगा तो वहां से आप लोग देख सकते हो। मैं आपको क्रॉस करना बता दिया कि कैसे आपको करना है, कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर एक कैरियर होगा। और जब रिसेसिव की बात कर रहे हैं तो कौन सी कंडीशन में डिजीज होगी, एक्सी कंडीशन में। ये किसके अंदर बात कर रहा हूँ मैं, फीमेल के अंदर। और यदि एक्सी वाई होगा तो किसके अंदर होगा, मेल के अंदर। ये क्या है, मेरे पास में इफेक्टेड कंडीशन है, ठीक है। मतलब इनसे क्या हो रहा है, मतलब कंडीशन कौन सी है, ब्लाइंडनेस वाली कंडीशन, कलर ब्लाइंड इफेक्टेड कंडीशन के, ये मेरे पास में जीनोटाइप यहाँ पर है, ठीक है। इतना क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये आपको अपना जो मेंडेलियन जो डिसऑर्डर थे और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थे ये अपने पास में कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में पी डिग्री एनालिसिस। ये पी डिग्री एनालिसिस क्या होता है, जिससे अपन स्टडी करते हैं किसके बारे में, अपने पास में जो अपने को जेनेटिक जो अपने पास में डिजीज है उनका में जनरेशन टू जनरेशन मेरे को क्या करना है, पता करना है। क्योंकि वैसे पता करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि हमारे पास में हमारे जो जनरेशन टाइम होता है बहुत बड़ा होता है, जितना ये अपने यदि, और उसी साथ में अपने पास जो प्रोजेनी है बहुत कम नंबर में, मतलब सिंगल नंबर में प्रोजेनी हो सकता है। यदि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो नंबर 2 में हो सकता है, इससे ज्यादा हम नहीं होगा। तो हम प्रॉपर तरीके से स्टडी करना एक बहुत बड़ा लंबा टाइम लगेगा, जब तक कोई साइंटिस्ट यहाँ पर एज यहाँ पर निकल जाएगी तो एक दो रिसर्च यहाँ पर करेगा। तो ऐसे प्रॉपर तरीके से क्या अपन स्टडी नहीं कर सकते, उसके लिए यहाँ पर जेनेटिक यहाँ पर पी डिग्री एनालिसिस यूज करते हैं, जो एक टाइप का यहाँ पर फैमिली ट्री होती है, वो सिंबल द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं। और सिंबल जो होते हैं वो ही आपको यहाँ पर याद रखने जो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे फीमेल के लिए यहाँ पर ओनली सर्कल दिखाते हैं, मेल के लिए यहाँ पर आपको स्क्वायर शेप होगा, और सेक्स अनस्पेसिफाई के लिए यहाँ पर ट्रायंगल टाइप का रहेगा। और यदि मेल और फीमेल के अंदर बीच में एक लाइन अपन खींच देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो उनको क्या बोलेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या होगी, मैरिज हो चुकी है। 2 लाइन बोलेंगे तो रिलेटिव के अंदर क्या होगी, मैरिज हो चुकी है। ये दो दो जो पेरेंट थे इनके अंदर ये जो एरो बन रहे हैं ये क्या हो गए, इनके सिबलिंग यहाँ पर हो गए, मतलब ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, या इनको बोले तो इस पेरेंट्स की क्या है, यहाँ पर प्रोजेनी है यहाँ पर है। और इस प्रकार का यदि आपको दिखाई देगा तो किसके अंदर जाएगा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और ये किसके अंदर जाएगा, डाइजाइगोटिक ट्विंस के अंदर। यदि इफेक्टेड मतलब डिजीज से इफेक्टेड होगा तो उसके अंदर क्या होगा, आपको डार्क फॉर्म में होगा। सेम यहाँ पर क्या है, डार्क फॉर्म में ये है। सेम फीमेल की बात करें तो डार्क फॉर्म में ये है।
यदि 5 इंडिविजुअल इफेक्ट होंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो ये सिंबल आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद रखना है। यदि आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पर दे दे कि क्वेश्चन दे दे डायरेक्ट, आपको सिंबल से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन सा यहाँ पर सिंबल यहाँ पर होगा। नॉन डिजीज इनकी अपन बात कर ही लिए, ठीक है। और इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट आपको मैं एक रेशियो बता देता हूँ कि कौन सा इसके अंदर रेशियो यहाँ पर होगा, ठीक है। ये हमने बात कर ही लिया कि ट्रेड ऑटोसोमल होगा तो जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है। यदि ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा तो इसके अंदर इफेक्टेड कौन सा होगा, ये वाला केस, ये वाला क्या होगा, डोमिनेंट में इफेक्टेड होगा, और ये वाला क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो उस केस में आपको डायरेक्ट पूछ ले कि नॉर्मल कौन सा होगा, तो ये नॉर्मल में क्या दर्शाओगे आप, स्मॉल इफेक्टेड होगा, फीमेल होगा तो उसमें ये दर्शाओगे। ये किस केस में है, डोमिनेंट के अंदर। लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव की मैं यदि बात करूंगा तो इस रिसेसिव में क्या होगा, स्मॉल ए ये क्या होगा यहाँ पर, इफेक्टेड। इसके अंदर थोड़ा करेक्शन है वो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। जबकि कैपिटल ए स्मॉल है और कैपिटल ए ये क्या होगा यहाँ पर अपने पास में, सर नॉर्मल होगा, क्योंकि सर क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। तो नॉर्मल होगा तो ये नॉर्मल वाला साइन आ गया, कैपिटल ए स्मॉल है, ये क्या है, इफेक्टेड वाला साइन यहाँ पर आ गया। सेम पैटर्न में ये है जो आप लोग इसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। कुछ इसके अंदर आपको एनालिसिस में बता देता हूँ कि कौन कौन सा एनालिसिस है, ठीक है। ये कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले हुए हैं, ठीक है। उस ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि यदि मेरे पास में बोथ पेरेंट्स नॉर्मल प्रोजेनी इफेक्टेड यदि है तो कभी भी आपको यहाँ पर डोमिनेंट पैदा नहीं होगा। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, यदि मेरे पास में मेरे पास में क्या है, मेरे पास में कोई प्रोजेनी है और जो प्रोजेनी है वो मेरे पास में क्या हो रही है, यहाँ पर इफेक्टेड हो रही है, जबकि मेरे पास में क्या हो रहा है, ये इफेक्टेड हो रही है। जबकि मेरे पास जो पेरेंट्स है दोनों क्या है, नॉर्मल है। जब पेरेंट्स दोनों नॉर्मल होंगे और जो प्रोजेनी इफेक्टेड होगी तो कभी भी वो क्या नहीं होगा, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए क्या चाहिए, ये तो कैपिटल ए चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए चाहिए। लेकिन ये बोल क्या रहा है, दोनों संतति क्या है, दोनों ही यहाँ पर पेरेंट्स क्या है, मतलब स्मॉल है, मतलब इनके अंदर क्या है, इफेक्टेड ही नहीं है। तो कभी भी क्या नहीं होगा, ऑटोसोमल क्या नहीं होगा, डोमिनेंट यहाँ पर नहीं होगा। ऐसे सेम कब ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं होगा, वो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कब नहीं होगा। यदि बोथ जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, इफेक्टेड है, तो प्रोजेनी नॉर्मल, इट कैन नॉट बी ऑटोसोमल रिसेसिव। मतलब दोनों क्या है अपने पास में, ये क्या हो रही है मेरे पास में, ये स्मॉल है, मतलब दोनों ही मेरे पास में प्रोजेनी क्या है यहाँ पर, जब यहाँ पर प्रोजेनी इफेक्टेड है तो कभी भी मेरे पास में कंडीशन ये नहीं आएगी कि मेरे पास में क्या है, जो संतति है, जो प्रोजेनी जो हो रही है वो क्या होगी, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज से इफेक्टेड नहीं होगी। डेफिनेटली जो प्रोजेनी होगी वो इफेक्टेड होगी, कब, जब यहाँ पर अपने पास में दोनों ही पेरेंट्स क्या है, इफेक्टेड है, किससे, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, तो ये केस आप डायरेक्ट देख करके यहाँ पर पहचान सकते हो। उसी के साथ में डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट कब होगा, जब इसका अपोजिट कर दो आप लोग, मतलब दोनों ही मेरे पास में कैसे इफेक्टेड है, लेकिन मेरे पास में जो पेरेंट्स जो मतलब जो प्रोजेनी मिल रही है वो क्या मिल रही है, नॉर्मल मिल रही है। तो उस कंडीशन को अपन ऑटोसोमल यहाँ पर डोमिनेंट को यहाँ पर बोल लेंगे। ठीक है, अब जब भी कभी आप सोल्व करो तो किस पैटर्न में आपको सोल्व करना है, एक तो सबसे पहले वाई लिंक देख लेना है, वाई लिंक चेक कर लेना है, उसके बाद में एक्स लिंक चेक करना है, उसके बाद में ऑटोसोमल डोमिनेंट, और सबसे लास्ट में किसको करना है, ऑटोसोमल रिसेसिव को। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन आप 50-50 जरूर करके आ सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसके ऊपर ही आपको पूछ जाते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव के ऊपर। ये मैंने पहले भी आपको यहाँ पर बता दिया था। ठीक है, तो कुछ चीजें मैंने केस नंबर में दे रखा है, केस आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। वाई लिंक ट्रेड की बात करेंगे तो वाई लिंक ट्रेड किसके अंदर देखने को मिलेगा, ओनली मेल इफेक्टेड। या जहां भी आपको यदि पैटर्न देखने को मिल गया इसके अंदर सभी मेल क्या है, इफेक्टेड है, तो समझ जाना वो कौन सी डिजीज है, वाई लिंक ट्रेड डिजीज यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। फादर कलर ब्लाइंडनेस, लेकिन डॉटर क्या है, कलर ब्लाइंडनेस हो रही है, मतलब फादर यदि कलर ब्लाइंडनेस आपको देख रही है, और यहाँ पर यदि प्रोजेनी के अंदर और भी प्रोजेनी है, उस प्रोजेनी में आपको कंडीशन क्या देखने को मिल रही है कि उसकी डॉटर भी कलर ब्लाइंडनेस है, तो 100% कौन सी डिजीज होगी, एक्स लिंक्ड डिजीज यहाँ पर होगी। यदि सेम कंडीशन, यदि यहाँ पर आपको प्रोजेनी सेम यदि आपको दे दिया कि मेरे पास में जो कंडीशन है, ये क्या है यहाँ पर, ये कंडीशन है, मतलब मेरे पास जो फादर है वो क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, लेकिन आपको यहाँ पर फीमेल नॉर्मल दे दे, आपको इस प्रकार से नॉर्मल दे दे, तो आपको उसको क्या कर देना है, गलत कर देना है कि ये मेरे पास में क्या नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस वाला या एक्स लिंक क्रोमोसोम वाला मतलब पैटर्न यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे पैटर्न देखते हैं साइंटिस्ट और उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन सी जेनेटिकल डिसऑर्डर इसके अंदर यहाँ पर अपने को देखने को यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हो चुका होगा। इसके अंदर डिसऑर्डर से लेकर के मैंने आपको बहुत अच्छे लेवल से मैंने आपको पढ़ाया है, बिल्कुल एनसीईआरटी तो उससे भी थोड़ा इसके अंदर एक्स्ट्रा मैंने आपको पढ़ाया, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम यहाँ पर ज्यादा भी नहीं बात करें तो 4 to 5 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से, मतलब इस चैप्टर से मिलते हैं, तो उसमें से कम 4 क्वेश्चन तो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। कभी यदि 6 to 7 क्वेश्चन यदि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं
तो 4 क्वेश्चन कम से कम अपने पास में इसी लेक्चर से, लेक्चर नंबर 5 से आपको देखने को मिलेंगे। बाकी और भी लेक्चर आप लोग देख सकते हो, क्योंकि पैटर्न यहाँ पर चेंज होता रहता है, क्योंकि आपको देखने को मिलता है एनटीए बहुत बार सरप्राइज दे देता है। तो हो सकता है कि वो वहां पर अपन को स्टार्टिंग वाले चैप्टर थे उनसे क्वेश्चन आपको ज्यादा डाल दे, तो आपको पैनिक नहीं होना है, उनको भी अच्छे से एक बार प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर यहाँ पर जाना है, ठीक है। बाकी कोई स्टूडेंट यदि रेगुलर यदि प्रॉपर वीडियो देख रहे हो और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारी, तो अपना कैरियर इंस्टीट्यूट करके अपना ऐप है, ठीक है। तो अपना कैरियर इंस्टीट्यूट के ऊपर आप लोग जा सकते हो और वहां पर जाकर के आप अपनी जो ज्वाइन कर सकते हो अपनी। मात्र जो फीस इसकी है 159, ठीक है, 159 है यहाँ पर। कम से कम आपको 50 प्लस यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। तो वहां जाकर के आप लोग ज्वाइन कीजिए प्रॉपर तरीके से। आपको टेस्ट यहाँ पर हर वीकली जैसे जैसे हम यहाँ पर यूट्यूब पर कोर्स करवा रहे हैं उस टाइम उधर से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर टेस्ट आपको डाल देंगे, ठीक है। बाकी आपकी तरफ से आप ज्यादा से ज्यादा अपनी वीडियो शेयर कीजिए, अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक में आपको मतलब लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करके जाइए, ठीक है। बाकी अपन मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।